हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। जैसा कि इस चैनल के नाम से ही पता चलता है, ये चैनल है बातों का और मेनली वुमेन्स टॉक। तो आज यहाँ पर मैं एपिसोड 229 में जिन लोगों ने कमेंट किए हैं उनके जवाब देने जा रही हूँ। आई होप कि आपको जवाब रिलेटेबल लगेंगे। और अगर आपकी या आपके किसी जानने वाले की ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो लगता है कि बात करने से सुलझ सकती है, लेकिन किसी को बताएंगे तो वो जज करेगा, तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही है कि एक छोटी सी कम्युनिटी है, कोई किसी को जज नहीं कर रहा। इनफैक्ट मेरे से पहले अगर कोई और कमेंट सेक्शन पढ़ के उसको लगता है कि उसके पास कोई प्रैक्टिकल जवाब है तो वो भी दे देता है। तो समझिए कि अपने विचारों के भंवर में उलझी हुई बहनों के लिए एक दूसरे को हाथ पकड़ के बाहर खींचने वाला हमारा एक छोटा सा परिवार बन गया है, जो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर एपिसोड 229 के जवाब मिलेंगे और ये वाला एपिसोड होगा 230। जब भी आप कमेंट करें लेटेस्ट वीडियो पर करें। 2 बजे अक्सर वीडियो लाइव होती है, कभी हो जाता है कि लेट हो गई, वरना 2 बजे होती है। और अगली शाम को शाम समझिए 5 से 5:30 बजे के पहले पहले आप कोशिश कीजिए कि कमेंट कर दें, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे जैसे ही मौका मिलता है मैं शूट करना शुरू कर देती हूँ और उसके बाद फिर कमेंट्स लेना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ठीक है, आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आओ बहन बातें करें। पहला क्वेश्चन है, दी मेरा पति मुझसे गाली गलौज और मारपीट करता है। मैंने पुलिस में एफआईआर लिखा दी। एफआईआर उसने बाकी टीचर को बुलाया और समझाकर कटवा दी। फिर वो घर आया और खुद से दुपट्टे से गला दबा रहा था आपने, तो मैं छुड़ाने गई तो मुझे बोलता है कि स्टेटस में लगाऊंगा कि तुम मेरा गला दबाई थी, जान से मारने की कोशिश की हो। ये शुरू से मेरे पीछे पड़ रहा था, अब मुझसे बात नहीं करता ना बोलता, मैं क्या करूं। देखो, अगर इतना नौटंकी पति हमारे साथ है और एफआईआर तक नौबत आ गई है, तो जब वो इस तरीके की हरकत कर रहा है ना, अपने दुपट्टे से गला दबाना, आप थोड़ा सा उसी टाइम पे अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर जाता कि एक मुद्दा है जो एफआईआर तक जा चुका, अब वो सोच रहा है कि इसने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है और मुझे अब इसको कानूनी शिकंजे में फंसाना है, यही तो उसका एक जवाब ही वो हो सकता है कि इसने मेरे को पुलिस के चक्कर में फंसाया, अब मैं इसको पुलिस के चक्कर में फंसाऊं। तो आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो सही तो कोई पॉइंट उसको मिलेगा नहीं, तो वो उल्टे सीधे ऐसे ही करेगा। ठीक है ना। अब आप सोच के देखो, सेम सिचुएशन में जब वो अपने हाथ से दुपट्टे से गला ऐसे दबा रहा था, तब आप वीडियो बना लेती उसकी और ये कह के बनाती कि हाँ करो, मैं शूट कर रही हूँ कि तुम क्या तमाशे करते हो और कैसे परेशान करते हो। स्थिति बिल्कुल उलट होती। तो आपको ना देखो, जब हम नॉर्मल रहते हैं, स्टाफ में भी यही चीज होती है, परिवार में भी यही चीज होती है, पति पत्नी का भी फिर यही है। हम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, तब तक सब कुछ ठीक है। हमारी एक आध गलती हो गई, हमने छोड़ दिया, उसने माफ कर दिया। उसकी एक आध गलती हो गई, उसने भूल गया वो भी और हमने माफ कर दिया। ऐसे चलता रहता है। लेकिन जब चैड़बाजी चलती है ना, एक दूसरे को हमला करना, एक दूसरे का पॉइंट ढूंढना, जब ये कंडीशन आती है ना, तब आपको बहुत संभल के चलना होता है। इसीलिए एक एज के बाद आदमी इन झगड़ों में पड़ने की बजाय एक बीच का रास्ता अवॉइड करना, कोई परेशान कर भी रहा है तो निकल लो। क्योंकि फिर वो ये कि आपकी हर चीज पे निगाह रहेगी निगेटिव ढूंढने की, और वो बड़ा बंधन सा लगता है। लेकिन अगर ये चीज है, आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं आप हमेशा ये सोचोगे और हमेशा ही आप लड़ाई से बचते रहोगे। कई बार ऐसे मुद्दे होते हैं कि आपको सामना करना भी होता है। तो हमेशा याद रखो, जब भी किसी से बहसबाजी चल रही हो, तो वो आपके हर एक पॉइंट पे निगेटिव क्या हो सकता है तो वो ढूंढेगा। और अगर आप इतने सही जा रहे हो कि उसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा ना, तो वो उसकी नीचता की हद क्या है आप नहीं जान सकते, वो करके ही दिखाएगा जब आपको पता चलेगा। तो वो आपके लिए फिर फेक एलिगेशन तैयार करेगा। तो अब आपका जो एफआईआर था ना, उसका वो बदला निकालने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहा है। आपको सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा हम कहीं ना कहीं। और उसकी कोई भी इस तरीके की गतिविधि हो, इससे पहले कि वो शूट करे और दूसरे एंगल से उसको पेश करे, आप भी उसको कहीं ना कहीं वीडियो वगैरह बनाना हैंडी से रख लो कि क्विक सी बन जाए। स्टोरेज अपने फोन में सही रखो, क्योंकि देखो डिजिटल सब है जमाना, तो भैया सबूत चाहिए होते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए जब इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है। बाकी अब आपके साथ बात नहीं कर रहा, ये नहीं वो नहीं, ठीक है नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अलर्ट रहो, है ना। अब एक अंदाजा उसको हो गया कि एफआईआर करवा सकती है,
एक अंदाजा आपको हो गया कि ये यहाँ तक भी कर सकता है। संभल के रहो, रिश्ता यही रखना है, चलाना है, कोई बात नहीं, इसी में ही रहोगे सही, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहो। अभी एकदम से बिगड़ के एकदम से सब कुछ सही नहीं होता, धीरे धीरे ही बिगड़ता है। जो मुझे समझ में आता है पति पत्नी का रिश्ता, और धीरे धीरे ही सही होता है। तो थोड़ा सतर्क रहो और पॉजिटिव, आई होप कि कुछ ना कुछ थोड़े दिनों में उनमें भी चेंज आएगा। फिर नेक्स्ट, दीदी मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, पसंदीदा जॉब है, पर काम करने में मन क्यों नहीं लगता? टीवी यूट्यूब म्यूजिक के साथ काम करती हूँ तो प्रोडक्टिव काम नहीं होता, मन लगा के काम कैसे करें? देखो ऐसा है, जो पसंदीदा काम है ना, वो भी कई बार जब हम लंबे टाइम तक करते रहते हैं तो वो एक रूटीन में आ जाता है और उसमें एक नयापन खत्म हो जाता है। जब हम बिगिनर होते हैं किसी भी चीज में, आप सोच के देखो, जब चैनल शुरू करते हैं या हम कुछ भी एक कोई नया काम शुरू करते हैं, तो उसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, शुरू में हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता, फिर वो एक एक चीज जब भी आती है तो आपको कितनी खुशी होती है। मैं अपना ही बताऊं कि जब मेरे को थंबनेल लगाना आया था पहली बार, डिस्क्रिप्शन लिखना आया था पहली बार, हैशटैग कैसे लगाते हैं, वो ब्लू कैसे नजर आते हैं, ये छोटी छोटी चीजें ना, करके बड़ा वो लगता था कि वाह मुझे तो आ गया ये, है ना। एडिटिंग तो सबसे बड़ा है ही, लेकिन उसके बाद ही छोटी छोटी चीजें जैसे जैसे सीखते हैं, हर एक स्टेप को क्लियर करने के बाद एक खुशी सी मिलती है, तो एक नयापन सा बना रहता है, तो आपका मेहनत करने में जी लगता है। एक स्टेज पे आके ऐसा होता है कि आपका पसंदीदा काम है, आपकी उसमें एक्सपर्टाइज हो गई, अब आप उसको करने में बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं पड़ रहा, रूटीन में आ गया आपके। तो होती है ये कंडीशन कि हमारा काम पसंद का है, हमने अपनी मर्जी से चुना है, लेकिन फिर भी उसे करने में मजा नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में या तो मौजूदा काम में ही कुछ नई और चीज जोड़ लो, है ना, या फिर वो काम ऐसे ही चलते रहने दो, अपनी बाकी की लाइफ में कुछ नया सीखना शुरू कर दो, तो वो दिमाग को खुराक मिलनी शुरू हो जाती है। एंड वो हमें कि हाँ भाई रूटीन का काम है, इससे हमें पैसे मिलते हैं, एंड ये हम अपने मन की खुशी जो नहीं हमें मिल रही, कुछ नया नहीं सीख रहे, कुछ होता है। मुझे लगता है ये मेरे साथ तो बहुत ही होता है, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं एक्सट्रीम, कि अगर एक लेवल ऐसा आ गया और कई महीने लगातार ऐसा चल रहा है कि मैं कुछ भी नया नहीं सीख रही, जो है वो हो गया, वो चल रहा है, लेकिन मैं कुछ नया नहीं सीख रही हूँ कुछ भी, तो फिर मेरे को ये चीज वो होने लगती है, बहुत ज्यादा दिमाग में भारीपन। तो जैसे ही मैं किसी भी नई चीज में घुसूंगी, कुछ नया सीखना शुरू करूंगी, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, एकदम से दिमाग लाइट हो जाएगा और दोबारा एक्टिव मोड में आ जाता है। तो आप भी कुछ भी मतलब नया कुछ भी सीख लो जिसमें आप बिगिनर हो, तो स्टार्टिंग से दोबारा करोगे, फिर से मन लगने लगेगा हर चीज में, जो अभी कर रही हो उसमें भी, और नए में तो लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी बेटी 2 साल 2 मंथ की हो गई है, बट अभी भी रात को प्रॉपर नहीं सोती। मुझे ब्रेस्ट फीड छुड़वाने में 3 मंथ के अराउंड हो गया, बट अब वो रात को एक बार काउ मिल्क जरूर पीती है। उसका भी कोई टाइम फिक्स नहीं है, कब रात के 1 बजे, कभी सुबह के 4 बजे। मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। उसको प्रॉपरली कैसे सुलाऊं एंड उसको टॉयलेट ट्रेन कैसे करूँ? सूजू पॉटी करने के बाद बताती है, मैंने उसे वॉशरूम भी लेके जाती हूँ, उसे समझ भी आता है, बट वो सीट पे बैठती ही नहीं। देखो थोड़ा तो बच्चे को ना प्यार से और थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोल के, माना वो बहुत छोटा है ना, थोड़ा सा जब बच्चे को ये अंदाजा होता है ना कि मेरे को यहाँ पर मम्मी की बात सुननी पड़ेगी, यहाँ मेरी सुनवाई नहीं है, तब वो अपने आप को पुश करता है। आप बिल्कुल उसको ऐसे हथेलियों पर रख के हर चीज करवाओगे ना, तो जिस चीज में उसे जरा सा भी डिस्कम्फर्ट लग रहा है, जब हम पॉटी ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों की, आप अपना ही देखो, अगर बड़ों को इंडियन टॉयलेट में जाने की आदत हो तो वो वेस्टर्न में जाने में परेशान होते हैं, और वेस्टर्न में जाने की आदत हो तो वो इंडियन में जाने में परेशान होते हैं। अगर ऑप्शन है तो वो हमेशा वही चुनेंगे जिसमें वो कंफर्टेबल हैं। दूसरा ऑप्शन वो कब चुनेंगे? जब उन्हें पता है कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, जाना तो मुझे है ही। होता है ये बड़ों में भी। तो जब बड़ों में हो सकता है तो सेम चीज छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं, तो वो कंफर्टेबल है, अभी तक वो जैसे करता आ रहा है तो वो उसी पे अटका रहेगा। आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा कि नहीं, कहानियां सुनाओ, बातें बताओ, कुछ भी उससे बातें करके कन्विंस करो, या फिर मतलब कि बड़े लोग ऐसे होते हैं, ये वो ऐसे कुछ भी, आप जो उसको समझ में आ जाए, लेकिन उसके पीछे पड़े रहो कुछ बातों से, और फिर ये कि नहीं अब नहीं जाना, तो वही है, तू जा मत जा। एक आध बार चीखेगी चिल्लाएगी, ये वो, कई बार बच्चे ऐसे भी कर जाते हैं, लेकिन जब वो देख लेगी कोई सुनवाई नहीं है, फिर धीरे धीरे जाना शुरू कर देगी। अच्छा, सबसे आसान तरीका क्या होता है इन चीजों का? बच्चा जब आपका
2 साल का होता है ना, उसको बहुत चीजें समझ में आ जाती हैं। तो बढ़िया ये है कि इससे पहले कि उसको समझ में आए कि यहाँ या वहाँ चॉइस करूँ, उससे पहले ही ये चीजें शुरू कर दो। ये चीजें मैंने अपने बच्चों में करी और मुझे इतनी सी भी परेशानी नहीं हुई। छोटी सी थी, इधर डायपर खत्म हुआ है ना, 5-6 महीने की जैसे ही ये हुई हैं, उसके बाद ही मतलब इवन ये चलना भी नहीं सीखी थी, सही बताऊं। और मैंने इनको सीट पे ले जाके बैठाना शुरू कर दिया था। तो इनको ये है ही नहीं कि हाँ मैं निक्कर में या डायपर में या इस पे नहीं करूंगा या मेरे लिए अलग से टॉयलेट छोटी वाली जो आती है, कुछ नहीं। मेन सीट पे ले जाके इनको मैंने 6 महीने की थी, उसके बाद से ही सीधे मतलब एक बार ये हो गया कि हाँ बच्चा चलने लगा है, थोड़ा सा कमर वमर उठ गई है, घुटनों चलने लगी थी ना, उसके बाद से ही मैंने वहां शुरू कर दिया था उसको बैठाना। तो वो सबसे बेस्ट होता है। ऐसे ही ब्रेस्ट फीड है, आप जितना जल्दी छुड़ा दोगे उतना सही। और अगर उसकी आदत के चक्कर में रहोगे कि 2 साल का हो गया उसके बाद भी वो है, तो वो फिर धीरे धीरे बच्चा समझदार होता रहता है और जिद्दी होता जाता है। तो जो आपका तो वो टाइम अभी चल ही रहा है और निकला है, पोटी वाला सेशन तो समझ लो निकल गया। अभी उसके साथ आपको स्ट्रगल थोड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी माएँ स्ट्रगल करती हैं, आप अकेले नहीं हो, बस ये एक तो मान के चलो। और दूसरी चीज यही है कि उसको ऑप्शन मत दो कि ये करना है नहीं करना, बेटा यही करना है, बड़े होके ऐसे ही करते हैं, यहीं पर ही जाते हैं, तुम्हें जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ। लेकिन अगर ऐसे करोगी मैं क्लीन नहीं करूंगी या कुछ और है, उसको ऐसी कहानियां मतलब आपकी बातें ही उसको कन्विंस करेंगी। जिस दिन उसको ये एहसास होगा मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, वहां वो जाने लगेगी। अब ये रात का जो है, आप कहीं ना कहीं चूक कर रही हैं, या तो वो शाम को सो जाती होगी, या जो वो रात को खाना खाती है, जो कुछ भी आप उसको देती हो उसका टाइम गलत है। क्योंकि देखो एक नॉर्मल बॉडी में खाना पचने में इतने घंटे लगते हैं, तो इतने ही घंटे लगेंगे, है ना। दो छोटा बच्चा 2-2 घंटे में खाता है, 3 घंटे 4 घंटे, हर एक का अपना अपना सिस्टम होता है। ठीक। अब आपको ये देखना होगा कि आपके बच्चे को कितनी देर बाद दोबारा भूख लग जाती है। तो जो वो है ना कि कभी 1 बजे, या तो उसने शाम को उस टाइम के हिसाब से खाया, तो आप उसका जो शाम को सोने से पहले का खाना है रात का, उसका टाइम फिक्स कर दो और कैलोरी फिक्स कर दो। ये नहीं कि आज उसने इतना सा खाया है, किसी दिन इतना खाया है, वो भी फर्क पड़ेगा। उसका खाना अगर यहाँ फिक्स हो गया जिस टाइम वो सोने से पहले खा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर उसे फिक्स टाइम पे भूख लगेगी। ये बॉडी का ना, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मेरे को बात याद आती है। वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था, मेरे बच्चों को नहीं ले जाना पड़ा था खैर मुझे कभी, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहीं बोला था, तो मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ती थी, तो उन्होंने कहा था कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की सबसे बड़ी ताकत होती है एक कुशल निरीक्षण करने वाली माँ। माँ जितना अच्छा ऑब्जर्वेशन कर सकती होगी ना, हमारी प्रॉब्लम आधी से ज्यादा खत्म हो जाती है, क्योंकि बच्चा नहीं बता सकता एग्जैक्टली उसका रूटीन या प्रॉब्लम क्या कहाँ कैसे। माँ बताती है कि जी इतने घंटे बाद ये, या इसको ये चीज ये हुई थी, ये खाने से ये हुआ था। तो आप ना अपने बच्चे को ऑब्जर्व करो, उसको कितने घंटे बाद दोबारा भूख लगती है, एक बार में वो कितने घंटे सो जाता है गहरी नींद, है ना, या फिर किस टाइम पे उसका प्रेशर बनता है कब नहीं बनता। जितना आप ध्यान दे लोगे इस चीज पे, उतना ही आपको उसे चेंज करने में मदद मिल जाएगी। थोड़ा लंबा हो गया है टॉपिक, लेकिन ऐसे ही काम करेगा ये चीज। जितनी भी माएँ परेशान है ना कि हमारा बच्चा तो बहुत ये वो कहीं ना कहीं आपके ऑब्जर्वेशन में ही गड़बड़ है। उस बच्चे में इतना दिमाग नहीं होता कि मुझे माँ को परेशान करना है। उसको जो नेचुरली फील हो रहा है वो कर रहा है। अब उसमें हम परेशान हो रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो हम उसको नेचुरली जो उसे फील हो रहा है ना, उसकी अगर कंडीशन बदल देंगे, उसकी वो चीजें बदल जाएंगी। उसे हम खाने में क्या दे रहे हैं, कब दे रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ, अपने बच्चे को थोड़ा सा स्टडी करो ज्यादा कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है, कितने घंटे का हिसाब है, फिर चीजें आ जाएंगी रूटीन में। मेरे बच्चों का बिल्कुल फिक्स था, वो 12:30 बजे, आराध्या का टाइम मैं बता रही हूँ बिल्कुल फिक्स था। 12:30 बजे रात को एक बार दूध पीती थी, तब तक मैं जगी ही होती थी, अक्सर फोन चला रही हूँ कुछ भी कर रही हूँ। काम निपटाने के बाद थोड़ा सा कि मी टाइम है, उसका 12:30 वाला दूध उसको पिला के फिर वो सीधे सुबह उठती थी 6:30 बजे। और वही का था 4:30 बजे का। वो एक बार सोने से पहले भरपेट पी के सोती थी, 4:30 बजे डॉट उठती थी, 4 से 4:30 के बीच में। फिर वो पीती थी, फिर वो उठेगी सीधे 7:30 बजे 7 बजे। तो ये आप ध्यान दोगे ना, आपके बच्चे का भी पैटर्न आपको समझ में आएगा।
नेक्स्ट, राधे राधे दी, मेरा बेटा 16 साल का है, रात में इंस्टाग्राम चलाता है, बोलती हूँ किसी से बात करते हो तो बोलते हैं कि दोस्त है, दोस्त से बात कर रहे हैं, तो हमको अच्छा नहीं लगता, इसी कारण हम मोबाइल ले लिए। उनको उनके पापा जहाँ है बेंगलुरु में वहां भेज दिया कि 2-3 महीने रहेंगे तो सुधर जाएंगे, पर बेंगलुरु में गए, वहां से फिर से मोबाइल उनको दे दिए। मेरे पति भी मेरी ननद से हर बात शेयर करते हैं पर मुझसे कुछ भी नहीं बताते। मेरी ननद बोलेगी अच्छा हुआ कि बाबू बेंगलोर चला गया, नहीं तो उसकी माँ उसको जान से मार देती, क्योंकि मेरे पति से बोलने की दीपावली पर आना तो बच्चे को लेकर मत आना, उसकी दुश्मन घर पर बैठी है, उसकी माँ उसको मार देगी जान से। बताइए दीदी, मैं अपने बच्चे को जान से मार दूंगी, ऐसे मेरी ननद बोलती है। मैं चाहती हूँ कि जवाब दूं पर वह मुझसे बड़ी है, इसलिए 2-3 महीने से मैं बात ही नहीं करती हूँ। उसे हमारा घर तोड़ने पर लगी है मेरी ननद। आप बताइए कि मैं कुछ बात करूं अपनी ननद से कि नहीं करूं, कुछ तो बताइएगा प्लीज, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। देखो ऐसा है, आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो अपने बच्चे के साथ, है ना, कि वो बिगड़ ना जाए। और आपकी जो नंद है वो मैनिपुलेट कर रही है, कोई भी माँ अपने बच्चे को क्यों मारेगी, लेकिन वो है कि उस बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाएगी जब बार बार होएगा कि देखो बुआ कितना मेरा साइड ले रही है, पापा मेरा कितना साइड ले रहे हैं, और बुआ ऐसी है। और आपकी गलती ये है कि 16 साल का बच्चा, आप उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते कि ला मैं तेरा फोन ले लूं और ये रात में इंस्टाग्राम नहीं चलाएगा। वो एज ऐसी है, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल करोगे बच्चा आपसे दूर हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ उनको उस राह पे चलने के फायदे और नुकसान बता सकते हो। उसके बाद बच्चा किस राह पे चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपने जो इतने साल उसके सामने जिया है जीवन, या तो वो आपको देख के डिसाइड करेगा, या फिर जो भी उसकी समझ में आया होगा कि क्या सही और क्या गलत आपकी अभी तक की परवरिश में, वो उस हिसाब से चुन लेगा कि उसे क्या करना है। किस्मत हमारी अच्छी हुई तो हमारा बच्चा सही राह पे चलेगा, हमारी किस्मत खराब हुई तो हमारा बच्चा गलत राह पे जाएगा। बीइंग अ पेरेंट अब बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते टीन एज के बच्चों का। आप सिर्फ उनको एज अ मेंटोर सलाह दे सकते हो कि बेटा ये हो सकता है, इसलिए मना कर रहे हैं। अगर वो कन्विंस हो गया तो छोड़ देगा। ठीक है, अब ये बात आई कि अपनी नंद से बात करूं या नहीं करूं। ठीक है, उसने बेवकूफी दिखाई है कि अच्छा है ये वो मार देगी फलाना ढिकना। आप जितनी नॉर्मल आपकी बातें हैं लॉजिक वाले, जैसे त्योहार हैं, एनिवर्सरी बर्थडे हैं, उन पे जितना कॉल आपको करना है उतना आप कर लो। सामने वाला बिल्कुल भी क्रैक हो ना तो भी हम में इतनी समझ और सब्र होना चाहिए कि हम उससे एक नाम मात्र का रिश्ता रखने लायक बातें कर सकें। ये बहुत बड़ी स्किल है और बहुत दिन बाद मुझ में आई है, वरना ये होता था कि किसी पर गुस्सा आया, किसी से कोई बात बुरी लगी तो उससे बात ही नहीं हो पाएगी, मुंह से बोल ही नहीं निकलेगा, उसके सामने जी ही नहीं करेगा उससे हाय हेलो करने का भी। फोन पे बात तो बाद की बात है, बस उसे देखा मुंह फुला के हम भी निकल जाएंगे इधर उधर, जब सिर गर्म हो जाएगा, ये हालत होती थी। लेकिन ये चीज छोड़ दो जितना अच्छा हो सके। तो ये आपको गुस्सा आ रहा ठीक है, उसने बेवकूफी दिखाई ठीक है, लेकिन बात करूं या नहीं करूं, बिल्कुल करो, नॉर्मल करो। ये नहीं कि बात करने का तो मन नहीं कर रहा, वहां मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। हमारा किसी की शक्ल देखने का मन नहीं है, बात करने का मन नहीं है, अगर हमें को खुला छोड़ दे तो शायद हम उसके रैपट बजा दें। लेकिन अब हमने कहा जी हमें तो बात करनी है, हमें व्यवहार कुशल बनना है, सामाजिक बनना। अब हम फोन पे बात कर रहे हैं ऐसे कि बस उससे बढ़िया हमारे जीवन में ले कुछ है ही नहीं। ऐसे बुला रहे हैं उसे घर पे, इतनी उसकी आओ भगत करने हैं, मुंह से इतना मीठा बोल रहे हैं कि भाई क्या कहना, वो गलत है। आपको बोल बंद नहीं करना है, लेकिन इतना चाशनी में पगे हुए नहीं बोलना है जैसे आप नॉर्मल, वरना आप फेक हो जाओगे फिर कि भाई ये तो पता ही नहीं चलता किसकी सगी और किसकी नहीं, ये तो सबसे ऐसी बात करती है। उसे पता चलना चाहिए कि जिससे इसकी बॉन्डिंग अच्छी है वहां कैसे बात करती है, और जिससे फॉर्मल रिश्ता वहां कितनी बात करती है। लेकिन बात सबसे करनी चाहिए, अब इस एज में मैं ये कह सकती हूँ, बात का जो पुल है वो कभी मत तोड़ो, किसी से मत तोड़ो। नेक्स्ट, सुनीता जी, मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ और वही हूँ जिसने कमेंट किया था कि मेरा बेटा समझता है कि छोटे भाई से ज्यादा प्यार करती है। अब बताओ कि मुझे दोबारा स्कूल की नौकरी पकड़ लेनी चाहिए या मेरे पति का सैनिटरी वेयर का शोरूम है वहां बैठना चाहिए, क्योंकि नौकरी की तो फिर मुझसे घर और बाहर दोनों जगह नहीं संभलेंगी। फिर लगता है कि शोरूम पर क्या करूंगी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बताओ। ऐसा तो कुछ नहीं है कि शोरूम पर क्या करूंगी, जो आपके पति करते हैं आप भी वही करेंगी।
भाई काउंटर पे बैठ सकती हैं, डील कर सकती हैं कस्टमर से, जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको तरीके से लगाना, कहाँ पर डिस्प्ले करना है, क्या करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अब वो कर सकती है ना। और वहां पर आपको टाइम की मिलेगी लिबर्टी कि भाई कितना टाइम मैं दूं, उतना ही देना है। तो ये है कि अपनी कैपेसिटी देख ली कि भाई मुझसे जॉब और वो दोनों नहीं संभल रहे, तो जॉब का जब ऑप्शन ही नहीं है तो जो ऑप्शन है उसी को चूज कर लो फिर। नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, आपके रिप्लाई से थोड़ी संतुष्ट हुई, पर दोनों पॉइंट आपने जो बोले उससे फिर एक सवाल है कि घर के 4-6 लोगों से अपने लिए नेगेटिव सुन के मेरा नेचर ही खराब हो गया कि मुझे सब एक से ही लगते हैं और बाहर भी मैं नॉर्मल नहीं रह पाती। 15 साल कम नहीं होता किसी का नेचर 360 डिग्री चेंज करने में। और दूसरा भी इसी से कि शादी से निकलना ही होता तो 15 साल वेट नहीं करती। कोई भी बात जब डिसरिस्पेक्ट का जवाब दो तो हस्बैंड एग्रेसिव हो जाते हैं और वो यही कहते रहते हैं कि तुम तो बहुत बिगड़ी हुई आई थी जब शादी के बाद, वो तो मैंने और मेरी फैमिली ने झेल झेल कर तुम्हें सुधारा है, प्लीज मुझे छोड़ना नहीं है। टिकी हुई हूँ अब तक, पर इतने समय के बाद असर तो हुआ है उसको, फिर से ठीक चुटकियों में तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ना आपका कि अब आपको जो है मेन जो आपकी मुझे समझ में आई है परेशानी, आप शादी में रहना चाहते हो, ये तो क्लियर आपने कह दिया। अब आपका जो 360 डिग्री चेंज हो गया है बिहेवियर इनके लगातार गलत व्यवहार की वजह से, कि आप घर में तो घर में, बाहर भी लोगों के साथ नॉर्मल नहीं रह पा रही हैं, और जब आप अपनी बेइज्जती के विरोध में बोलती हैं तो आपके पति और एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, आप अपने मन को ये समझा लो कि ये जो 4-6 लोग हैं इन्होंने मुझे बदला, ये वो ये जो कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि इनके संपर्क में आने से पहले, शादी से पहले आप जैसी थी, आप बिल्कुल सही थी, लोग आपसे खुश रहते थे, आप लोगों से खुश रहती थी, आपको अपने व्यवहार में कहीं कोई कमी नजर नहीं आती थी, तो ये जो कह रहे हैं कि चेंज कर दिया, ये बिल्कुल फर्जी है। ये कह सकते हो कि हाँ मैं कुछ और थी, तुमने मुझे अपने हिसाब से ढाल लिया, मेरी मर्जी के खिलाफ, है ना। लेकिन जैसे मैं अपने को कहूँ, एज अ पर्सन, सोचने का प्रोसेस, चीजों को देखने का प्रोसेस, सबसे इम्पोर्टेंट समस्याओं को देखने का प्रोसेस, रिश्तों को निभाने का प्रोसेस, ये सारा मेरा जो था शादी से पहले, मैं कहूंगी बिग नो। ठीक है, सिर्फ एक चीज थी जो मुझे अभी भी नाज है अपने ऊपर कि मैं शादी से पहले से लेके आई हूँ, एक बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की आदत, और दूसरा अच्छा दिल, भगवान पे भरोसा। ये चीजें शुरू से लेके मैं अपने बचपन से लेके आई हूँ, अपने माँ बाप के घर से यहाँ तक भी मेरा साथ दे रही हैं, और वो मुझे लगा कि ये चाहे कुछ भी यहाँ पर मेरे को परिस्थितियां झेलनी पड़ी, ये 3 चीजें मेरे साथ रही, है ना। और दूसरा एक होता है कि जब आपकी पढ़ लिख के नौकरी लग गई, सब कुछ है, तो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं इतनी भी बेकार नहीं हूँ जितना ये लोग कह रहे हैं। लेकिन जब आपको लगातार कहते हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी हालत इतनी बुरी थी, सेल्फ कॉन्फिडेंस माइनस में चला गया था। एक होता जीरो हो जाना, एक होता माइनस में चला गया। अब मुझे जब वहां से पिक्चर दिखाई देती है कि जो मेरे आगे कहीं भी कैसे भी स्टैंड नहीं कर रहा बंदा, उसके आगे मेरे को ऐसा दिखाया जा रहा था कि मतलब मैं ही सबसे बेकार और निचले पायदान पे हूँ। इस तरीके का ट्रीटमेंट आपको दिया जाता, तो आप मैनिपुलेट हो जाते हो कि हाँ शायद मेरे में इतनी कमी थी। अब आपकी वो हो गई, अब अच्छी बात यह आपकी नींद खुल गई। ठीक है, अब आप एक तो पुराने अपने आप को याद कर लो, जैसे मैं कह रही हूँ कि हाँ बहुत सारी चीजें मेरे अंदर गलत थी, ऑफ कोर्स मैं चेंज हुई हूँ, और यहाँ पर आकर मैं एक बेहतर इंसान बन गई, कहना चाहिए सॉर्टेड इंसान बन गई, बेहतर नहीं कहूंगी, सॉर्टेड इंसान बन गई। पहले ज्यादा उलझने से रहती थी, अभी चीजों को सीधा सीधा देखना मेरा सीख लिया इस घर में आके। ठीक, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी इस घर में आने से पहले जो थी वो पिच परफेक्ट थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो वापस आप अपनी उस पर्सनैलिटी पे जा सकते हो, यकीन मानो। 15 साल बाद भी, माना 15 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है, लेकिन फिर भी इस वाले नेचर की थोड़ी सी छाप रह जाएगी आप पे, बट आप अपने पुराने उसको पालोगी। तो मुद्दा यह है कि जो घर के 4-6 लोग हैं, इनके ओपिनियन को ना तो बदलने की जरूरत है, और ना इस पे इनको सीरियसली लेने की जरूरत है कि ये कह रहे हैं तो सही होगा। अब आप बाहर निकलो घर से, जॉब करो, किट्टी ज्वाइन करो, बाजार जाओ, वॉक करो, पार्क में सर्कल बनाओ, मंदिर में सर्कल बनाओ अपना, कहीं पर भी
ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आप और लोगों से मिलो, और उनसे ना वो मिलके मिलना जो शादी से पहले आप थी। धीरे धीरे घर में भी सब चेंज हो जाएगा। अब पति अग्रेसिव हो रहे हैं, कब हो रहे हैं? जब आप उनकी बातों का जवाब दे रही हो। देना ही बंद कर दो। इतने साल सुनते सुनते आपको आइडिया हो गया होगा कि हाँ भाई इनकी तो आदत है ऐसे ही कहने की, है ना? तो वो छोड़ दो कि ये क्या कह रहे हैं, उस पर रिएक्ट करना कर दो बंद। अग्रेसिव होना उनका बंद हो जाएगा, आएंगे कहेंगे चले जाएंगे। लेकिन अब ये कसम खा लो कि मुझे अपने पुराने सेल्फ को पाना है, और अब मैं जिन लोगों से मिलूंगी वो मैं उसी रूप में मिलूंगी जैसी मैं पहले थी। तो ये आपके हाथ में है, आप ले आओगी अपने आप को वापस तो ला सकती हो, कोई और नहीं ला सकता। कोई और लाता, वो है ही नहीं आपके पास। ठीक है? तो मुझे बताना कि उसके बाद सही सब कुछ हुआ या नहीं हुआ, और आपने क्या नया शुरू करा। नेक्स्ट, दी आप जो कपड़े दिखाने के लिए शॉपिंग करते हैं उनको पहनते हैं फिर रिटर्न कर देते हैं, वो किसी और के पास जाते होंगे, क्या ये सही है? बुरा मत मानना, ऑनलाइन शॉपिंग करने से दी लगता है इसलिए पूछा। देखो, ये मैं अकेली नहीं करती हूँ, लाखों, शायद लाखों तो होंगे ही, नहीं तो करोड़ों भी मैं नहीं कह सकती कि हों, जो क्रिएटर हैं। अब अगर हम पहन के दिखाएंगे नहीं तो उसकी हम वीडियो या रील कैसे बनाएंगे? ठीक है? और दूसरी चीज कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग में आपको ये लग रहा है कि भाई किसी के पहने हुए कपड़े हमारे पास आ रहे हैं या कुछ और है, तो उसमें सिंपल है, अगर हमने वो रिटर्न करे भी है, उसको शुद्ध करने के लिए देखो हम धोखे तो दे नहीं सकते कि हमने अब पहन लिया इसको धोखे दें, वो किसी के पास जाएगा नहीं। लेकिन वो जब दोबारा किसी के पास भेजेंगे तो वो उसको सैनिटाइज करके दोबारा ट्रीट करके कपड़े को प्रॉपर नया तरीके से अच्छे से ड्राई क्लीन करते हो या कुछ भी करते हो। लेकिन वो ऐसे का ऐसा तो भेज नहीं देंगे कि किसी का पहना हुआ यूं। और अगर आपके पास पैकेट आता है और आपको पैकेट खुलने के बाद ऐसा लगता है विजिबली कि दाग लग रहे हैं या स्मेल आ रही है, कुछ भी हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये तो किसी ने पहना हुआ, तो आप उसको रिटर्न कर दो। क्या जरूरत है अपने पास रखने की? ऑप्शन तो खुले हुए ही है ना। लेकिन अगर किसी के पास हॉल वीडियो के लिए या कुछ भी है, वो पैसे आ रहे हैं या उससे जो सामान वो आ रहा है, अब हम उसे ट्राई ही नहीं करके दिखाएंगे, या फिर पहन रखा है और बस 10 मिनट के लिए पहन के रख दिया एंड अगली वीडियो मुझे व्लॉग की शूट करनी है, उसके लिए मैं फिर मैक्सी पहनूं कि नहीं मुझे ये 10 मिनट से ज्यादा नहीं पहनना, तो वो मेरे लिए इम्पॉसिबल है ना। टूटी हड्डी जोड़ने के लिए परचून की दुकान पर हड्डी जोड़ पाउडर मिल जाएगा, उसे रात को दूध में आधा चम्मच मिलाकर उबालें। हाँ, मैंने भी ऐसा सुना है, मुझे याद आ गया ये कमेंट पढ़ के। परचून की दुकान पे हड्डी जोड़ करके वो मिलता है, मुझे लगता है वो चूना या कैल्शियम करके ही कुछ होता होगा, उसको दूध में घोल के पीते हैं तो उससे जल्दी हड्डी जुड़ जाती है। पता कर ले थोड़ा सा आप भी अपने आसपास की दुकान पे। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी एज 26 ईयर है, लास्ट ईयर शादी हुई, लव मैरिज है, एक लड़का है 6 मंथ का, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, मेरा हस्बैंड मेरे ही ऑफिस में जॉब करता है, दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड को मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ आई डोंट फील एनी इमोशनल कनेक्ट, बस ऐसा लगता है कि मैं घर का काम करती जा रही हूँ, कोई नौकर हूँ, मैं अभी मैटरनिटी लीव पे हूँ, वो ऑफिस से घर आते हैं तो बस अपने फोन में लगे रहते हैं, कभी हक तक नहीं करते अगर मैं ना करूँ तो। जब भी मैं ये बातें उनसे बोलती हूँ मुझे रोना आता है, तो वो बस मुझ पे चिल्लाने लगते हैं कि मुझे पीरियड्स भी थे तो मैं बहुत स्ट्रेस थी, ना वो कोई घर के काम में हेल्प करते हैं, मुझे रोना आया तो उन्होंने नाइट में फैन में रस्सी डाल के सुसाइड करने की कोशिश की। मैं बहुत डर गई हूँ, अब वो बोल रहे हैं उनसे गलती हो गई है बट आई एम वेरी स्कैर्ड, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं उनके साथ कैसे रहूँ, लव मैरिज है तो घर वालों को भी कुछ नहीं बता सकती, प्लीज हेल्प मी। देखो, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये सलाह दूंगी कि थोड़ा सा ना अपना इमोशनल जो वो है क्वेश्चन उसे कम करो। माना आपने लव मैरिज करी है, एक तो देखो 6 महीने का लड़का है आपका, पिछले 1.5 साल से आपकी बॉडी एक एबनॉर्मल कंडीशन से गुजर रही है, आप अपने नॉर्मल वर्किंग मोड में नहीं होंगी, पहले प्रेगनेंसी फिर डिलीवरी और अब बच्चा। ठीक है? शुरू का 1 साल तो बच्चे को पालने में इतना ज्यादा स्ट्रेस, और जो आप फील कर रही हो ना पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन एक टर्म होती है, वो भी एक रीजन हो सकता है। दूसरी चीज, अब आपका मुद्दा जो हस्बैंड वाइफ पे मैं आ जाऊं, थोड़ा सा अगर अपना इमोशनल वो कम कर दोगी ना रिएक्शन देना, आपका क्या है कि हक भी नहीं करते अगर मैं ना करूं, तो उनके हक करने का इंतजार मत देखो। भाई जरूरत हमें लग रही है कि हमें किसी को हक करना है अपने को, आप जाके कर लो, इसमें क्या हिसाब रखना कि उन्होंने हक किया या नहीं किया। ठीक है? करके देखना, ये चीज रूड नहीं है, ये चीज करके देखना, सिर्फ एक दिमाग से थॉट निकालना है कि हक हमने क्यों किया, वो तो कभी करते नहीं, नहीं करते, हमें जरूरत है
हम कर रहे हैं ये सोच के आप करो। गले मिलने का मन हमारा कर रहा है, हम जाके मिल लेंगे गले। मुसीबत तब माने अगर हम गले मिले और उन्होंने जो है हमें वापस पकड़ा भी नहीं या फिर अलग हटा दिया कि नहीं यार हट जा, तब है दुखी होने वाली बात। लेकिन मान लो वो नॉर्मल बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस से आए, हमने गले लगा लिया उन्हें, उन्होंने ऐसे कंधे पे हाथ रख दिया, कुछ हो गया, ठीक है, जो हमारा मन था हमने कर लिया। करके देखना, दिमाग से ये चीज निकाल दोगे ना, तो जो हक करने पे हमें एक संतुष्टि या फिर एक वो मिलता है ना, अपनापन सा कि रिलैक्स हो गया मामला, वो लगेगा आपको। सिर्फ ये चीज आप दिमाग से निकाल दो कि शुरू किसने किया। ठीक है, अब ये जो सुसाइड तक बात पहुंच गई, तो इमोशनल रिएक्शन यानी उनका ही बड़ा है, तो आप दोनों में ही कहीं ना कहीं अभी मेच्योरिटी पूरी नहीं आई है, और अब आप बन गए हैं पेरेंट्स। और दूसरी चीज, आप जॉब पे थी, अभी घर पे हो, आधा डिप्रेशन तो इस वजह से होने लगा है। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, सिर्फ अपनी भावनाओं को थोड़ा सा प्रैक्टिकल मोड पे ले आओ, बजाय फिल्मी उसमें बहुत ज्यादा उन्हें बढ़ाने के। ठीक है, नॉर्मल रहो कि कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अब ये दिमाग से निकाल दो कि हमारी लव मैरिज है, मान के चलो कि अब हम साथी हैं। अरेंज मैरिज होती तब भी आपको यही सब करना था, लव मैरिज है तब भी आपको यही सब करना है। ठीक है, हम अच्छे से रहो, सब हो जाएगा ठीक। अपने हस्बैंड से भी अभी नॉर्मल रहो, कोई बात नहीं, उन्होंने भी जोश जोश में एक कदम उठा लिया होगा, लेकिन अब आप नॉर्मल रहो। जितना कम फील करोगे ना बहुत ज्यादा ये बढ़ा चढ़ा के कि ये वो हर चीज ईगो पे लेना, उतना आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ये खाली इतना ही नहीं है कि जी मेरे पति पत्नी के बीच में क्या चल रहा है, वो सारी चीजें मिलके ये रोल प्ले कर रही हैं कि जॉब से ब्रेक, घर का लगातार काम, कोई हेल्प नहीं हो रही, दूसरा चीज कि बच्चा छोटा वो अलग थका रहा है, शरीर रिकवर नहीं हो रहा, ये सारी चीजें मिलके आपको ये स्ट्रेस दे रही हैं। और आप चाह रही हो कि जब वो आए तो वो कुछ ऐसा करें कि आपको सही सा लगे, अब वो कुछ कर नहीं रहे। तो बहन, ये बता दूं, ये एक कंडीशन है, अभी बहुत लंबा जियोगी और बार बार अलग अलग उम्र पे अलग अलग रूप में ये कंडीशन आएगी, जब आप इमोशनली बिल्कुल अकेला फील करोगी एक लविंग और केयरिंग हस्बैंड होने के बावजूद भी। तो यहाँ से ना हमें अकेले ही निकलना होता है, कोई नहीं निकालता हमें। लेकिन मैं इसीलिए बैठी हूँ ये चैनल लेके कि मेरी पूरी कोशिश है कि जिनके यहाँ कमेंट आए उनको मैं निकाल के, बस ये लगेगा कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, मैम ऐसे बहुत सोल्यूशन बताना, इस बात का सोल्यूशन बताना, पता नहीं ये लिखा है गलत हो रहा है। मेरे ससुराल में प्रोग्राम था, मैं सारा मेकअप का सामान ले आई, लेकिन मैं वापस भूल गई, उसकी पार्टी में मेरे नंद को आना था, मैंने उसको कह दिया कि आप ले आना, लेकिन उसने कहा कि हमें वो कहीं मिला नहीं मिला। यह लिखा होगा कहीं मिला लिख दिया, क्या ये हो सकता है कि कहीं नहीं मिला? मेडिकल सेंटर से इजी मिल जाते हैं, मैं खुद वहां से कभी लिए हैं, वैसे उसे मना कर दिया, मुझे मिट्टी गोली दे दी, मीठी गोली दे दी। मुझे ऐसा लगता है उसके हस्बैंड के बर्थडे वाली बोली कि मेरा और मेरे बच्चे का मन है कि हम सेलिब्रेशन करें, लेकिन हमारे पास डेकोरेशन का सामान नहीं है, आप पूछा दो। मैंने कहा कि आपको सेलिब्रेशन करना था तो आप ऑनलाइन मंगा लेती कुछ दिन पहले। बोली हमारे पास पेमेंट नहीं है, ऑनलाइन कैश है, ऑनलाइन मंगाने से कम पैसे लगते हैं, कैश ऑन डिलीवरी ज्यादा, इसलिए नहीं मंगाया, आप पूछा दो, ये पहुंचा दो होगा। मैंने कहा ओके, हमने पहुंचा दिया सारा सामान। बाद में बुरा लगा कि उसने 100 पैसे के वाइप्स नहीं ले सकी और मैं उसके एक बार कहने से 2000 का सामान दे दिया। यही ननद है जो मुझे इमोशनल करके हर बात मनवा लेती है। भाई उसको आपको कहना घुमाना आता है और वो घुमा रही है, आपकी गलती ये है कि आप देख रही हो आपका घुमाया जा रहा है, उल्लू काटा जा रहा है और आप कटवा रही हो। जब वो कह रही है कि वो कहीं नहीं मिला, आप भी कह देती सामान नहीं मिल रहा, या हमने तो रखा ही नहीं, पिछले बार फेंक दिया। अगर ये मलाल है, वैसे पर्सनली मैं अपनी राय बोलूं, सामने वाला अगर जलालत दिखा रहा है तो अगर हम भी जलालत दिखाएंगे ना तो रिश्ता नहीं चलता फिर। या फिर हमें यह है कि भैया ऐसे तो रिश्ता रखना नहीं, फिर करो बराबरी को। ठीक है, तो आपने मदद कर दी ठीक है, उसने नहीं करी वो भी ठीक है। अब आपको अगर नुकसान वाली फील आ रही है कि मैंने क्यों करी, तो अगली बार से मत करना, कुछ भी ऐसे ही आप भी मीठी गोली उसको दे देना। लेकिन अगर हमारा नेचर होता है ना ऐसा नहीं करने का, झूठ ना बोलने का,
या जो चीज हम इजीली कर सकते हैं किसी के लिए वो हम कर देंगे। अगर हमारा नेचर ऐसा है ना, तो सामने वाला कितना भी निकम्मा हो, हम उसकी मदद करने से पीछे नहीं हटते। और ये कोई बेवकूफ़ी नहीं है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो मैंने कहा कि इजीली हम कर सकते हैं। अगर हम किसी की मदद करने के लिए अपनी मतलब जान दांव पे लगाने वाली बात है कि अपना शेड्यूल डिस्टर्ब कर लिया, तबीयत खराब कर ली, या पैसे से बहुत बड़ी चोट खा ली, फिर वो आदमी हमारा कर नहीं रहा, हम अगली बार फिर करने खड़े हुए, तब है वो बेवकूफ़ी। लेकिन सामने वाला जलील है, हम इजीली कर सकते हैं उसके लिए कुछ, तो हम कर दें, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा अच्छापन है। और उस अच्छाई को मुझे लगता है मरते दम तक छोड़ना नहीं चाहिए। जो आसानी से कर सको हेल्प करते चलो। जो भी तुम अच्छा करोगे किसी के भी साथ, चाहे वो आदमी बुरा है या अच्छा है, वो अच्छाई तुम्हारी तुम्हारे पास लौट के आएगी। ठीक है, नेक्स्ट। हेलो दी, मेरे हस्बैंड को उनकी गलती बताती हूँ तो बोलते हैं मुझे तेरे साथ नहीं रहना, हर बार यही होता है। मैं बीमार थी तो मुझे पूछा भी नहीं, मैं अकेले डॉक्टर के पास जाकर आई 2 बार, हर बार ऐसे ही करते हैं। मैं बीमार होती हूँ और वही मुझे गुस्सा हो जाते हैं और मेरी गलती निकालते हैं। इसने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, घर पे कॉल किया, मेरी जॉब चली गई इस चक्कर में, तो मेरा गुस्सा भरा हुआ उनके लिए, मेरा मन नहीं करता बात करने का, उन्हें लगता है मैं बहुत सेल्फिश हूँ। ये सारी चीजें मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है आपको। जो जो कमी उनकी है वो सारी आप पे डालना चाह रहे हैं। आप बीमार होंगी, अगर वो केयरिंग रहेंगे उनको करना पड़ेगा आपका। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि भैया हम तो खुद ही गुस्सा हो जा रहे हैं। अपने आप गुस्से में थोड़ी देर में आदमी खड़ा हो जाता है। अगर वो 4 दिन रेस्ट करने वाला था ना, तो वो 2 दिन में खड़ा हो जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज कि बहुत सेल्फिश है ये, वो खुद हैं सेल्फिश, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो सारा ब्लेम आप पे डाल रहे हैं। अब आपका क्या है कि मेरे मन में इनके लिए गुस्सा भरा हुआ है। देखो, उस गुस्से को कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट करना होगा किसी और इमोशंस में। नहीं तो एक टर्म के बाद ना फिर गुस्सा इतना हो जाता है, प्यार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इज्जत खत्म हो जाएगी, फिर आपकी शादी में बचेगा क्या, ये सोच के देखो। फिर आता है जी हमें शादी से निकलना भी नहीं है, फिर वो साइलेंट डिवोर्स वाली स्थिति आ जाती है। तो जो मुझे समझ में आया ना, पति पत्नी के रिश्ते में ज्यादातर इमोशनल जो समझ है वो महिलाओं में होती है। अगर कोई भी चीज बिगड़ी है, चाहे वो हमारी गलती से बिगड़ी, चाहे वो उनकी गलती से बिगड़ी, सुधारनी हमें ही है। उनमें इतना दिमाग नहीं होता कि वो चीजों को ठीक कर सकें, क्योंकि एक मेन लॉजिक है, हंसी भी आएगी सुन के, उन्हें याद ही नहीं रहता बात शुरू कहाँ से हुई थी। उन्हें समझ ही नहीं आता कि बात इंटेंसिटी कितनी थी उसकी। तो वो सही क्या करेंगे जिसको बीमारी ही नहीं पता चल रही। हमें दिखाई देता है बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से खत्म हुई, क्या चीज बुरी लगी इन्हें या मुझे, तो उसे ठीक भी हम ही कर पाएंगे। ये मैंने असंख्य लड़ाइयों के बाद जो हमारी होती थी उसके बाद रियलाइज करा, तब से चीजें ठीक होनी शुरू हुई कि भैया मुद्दा कोई भी हो, गलती मेरी हो या इनकी हो, बिगाड़ जाएगी। एक बार बात बिगड़ गई ना, वो सही मैं ही करूंगी। अब उसके लिए जरूरी नहीं आप सॉरी बोल के सही करो, स्मार्टली करो, अपने हिसाब से करो चीजें ठीक, लेकिन ये मान के चलो कि ये सही करने का जो दिमाग है ना, वो हम महिलाओं में ही है, वो उनमें नहीं है। वो नहीं कर सकते ठीक, क्योंकि उनको पता ही नहीं गलत है क्या, तो वो सही क्या करेंगे। मुद्दा ये होता है अपनी गलती में माफी मांगना नहीं, माफी मांग भी लेंगे तो हल्की रहेगी, फिर वही गलती करेंगे। हमारी गलती पे माफ कर देना बिना माफी मांगे मतलब ही नहीं। तो वो हमें ही ठीक करनी होती है जब गड़बड़ होती है। तो अब इसमें ये है, आपका जितना भी गुस्सा है उसे डाइवर्ट कर लो, उनकी जो जो पैटर्न है उसको समझो। एक बार जब आपका पैटर्न समझ में आने लगेगा ना, आपको गुस्सा आना यूं बंद हो जाएगा। आपको पता है भैया इसका तो ये पैटर्न है, ये यही करता है। अब आपको पता है कि मैं बीमार पड़ूंगी, मेरा आदमी मुझसे पहले ही गुस्सा होकर बैठ जाएगा। तो भाई बीमार, एक तो कोशिश करो कि पढ़ो ना, अपना ध्यान रखो, और दूसरी बात पड़ गए तो उम्मीद मत करो कि ये मेरी हेल्प करेगा या कुछ करेगा। दवाई लो, अगर आराम की जरूरत है उस टाइम पे, जितने दिन का डॉक्टर बोल रहा है आराम करो, उतनी देर ये पैटर्न दिमाग में रखो कि ये करेगा, मेरा ये नहीं करा, मेरा वो नहीं करा। चुप रहो, शांत रहो। जब हमें ये एक अंदाजा होता है ना ये आदमी ऐसे ही करता है, तो फिर हमें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हम पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। औरों के आदमियों से तुलना मत करो कि ऐसे कौन पति करता है। फिलहाल जो आपके पास है आपको उसे ही ठोक पीट के ठीक करना है, ये मान के चलो, और अपना जीवन शांति से बिताना है। हमारा लक्ष्य ये है।
हमारा ये नहीं है परफेक्ट हस्बैंड हमारा ये होएगा, यही बना के हमें दिखाना है, नहीं। हमारी चैन से कट जाए, हमें इतना चेंज करना है बस उसे। तो पहले खुद में चेंज लाओ, फिर उनमें। नेक्स्ट, हेलो दी, मैंने कल बताया था आई एम 6 मंथ प्रेग्नेंट। अभी 8 दिन पहले लेवल 2 अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें डॉक्टर ने बोला कि सर्वाइक्स 2.6 मिलीमीटर ओपन हो गया है, जो नहीं होना चाहिए था। मुझे पिछले 2 मंथ से पेल्विक पेन और प्रेशर की प्रॉब्लम भी थी, बट मैं काम करती रही, सोचा ऐसा ही होगा। अब डॉक्टर ने सर्विक्स में स्टिच लगवाने की एडवाइस दी, या फिर डिलीवरी तक प्रॉपर बेड रेस्ट। मेरी मम्मी ने कहा मुझे घर भेज दो, वहाँ रेस्ट हो जाएगा। हस्बैंड भी मान गए, बट इन लॉज ने नहीं भेजा। सास बोली काम नहीं करवाऊंगी, बस अपना नहाना खाना कर लेगी। 8 दिन हो गए, मेरे 3 साल के लड़के का भी सारा मुझे ही करना। उसे सुबह रेडी करके स्कूल भेजना, उसका टिफिन बनाना, दोनों टाइम सब्जी बनाना, कान्हा जी की सेवा करना, बीच बीच में बर्तन साफ करना, कभी कभी चाय बनाना। पूरे दिन चाय चलती है इस घर में। मायके में होता है वैसा रेस्ट यहाँ नहीं हो पाता, बच्चा भी परेशान करता है। हस्बैंड दिल्ली रहते हैं, बोलते हैं तू रेस्ट कर बस, बट ससुराल में कहाँ हो पाता है। मुझे डर लगता है कोई दिक्कत ना हो जाए। पूरा दिन बेड पे भी तो नहीं पड़ा रह सकता, बॉडी पेन होती है, क्या करूं। मैं बहुत अकेला फील होता है, ना कोई घर पे आता है, ना यहाँ कहीं जाने देते हैं। सास ससुर और देवर रहते हैं घर पे। भैया आप जाओ अपने मायके, क्योंकि ये जो आपको डर है ना, ये डर सच हो सकता है। या फिर यहाँ पर फिर लेटो, ये नहीं कि कहाँ हो पाता है, हो तो सब जगह जाएगा, करना नहीं आता हमें। ठीक है, बच्चा है, स्कूल नहीं जा पा रहा, कुछ नहीं, पड़े रहो। 2 दिन स्कूल की छुट्टी होएगी, हस्बैंड पूछेंगे कि भैया मैं रेस्ट कर रही हूँ। अब आप जब मैके जाओगी, जब आपका बच्चा स्कूल वहां से जाएगा, यहाँ से जाएगा, वो भी है। और अगर वो वहां से स्कूल जा सकता है ना, तो आप चक्करों में मत पड़ो कि सास क्या कह रही है। चली जाओ, मत खेलो अपने शरीर से, अपनी जान से। या फिर यहाँ पे ढीठ बन के लेटना सीखो, ये नहीं कि कहाँ होता है, कैसे होएगा। करना है आराम, इस टाइम पे जरूरी है, अगर ये कंडीशन आ गई है तो। जो व्लॉग वाले चैनल में मैं दिखाती हूँ ना, पूजा मेरे भांजे की वाइफ, छोटे वाले की, उसको थी ये दिक्कत, तो उसने करा था कंप्लीट बेड रेस्ट, बिल्कुल आराम से लेटी रहती थी वो। बस अपना नहाना खाना सही में बस उतना ही कर लिया, बाकी कुछ नहीं, तब जाके ही उसका वो टाइम कटा था। लेकिन उसके था लास्ट के 2 महीने शायद, आपके 3 महीने। तो चली जाओ अपने घर, वो ज्यादा सही है। नेक्स्ट मैम, मेरी 4 साल की बेटी सामने गली में खेलने जाती है, हमारे आसपास कोई घर नहीं है, इसलिए पहले भी मैं उसके साथ जाती थी, बट लोग मुझे निग्लेक्ट करते हैं कि ये डेली डेली आ जाती है, जबकि इसका घर कहीं और है। इसलिए मैं अब खाली अपनी बेटी को ही भेज देती हूँ 5 से 7:30 बजे, और मैं बालकनी से ही अपनी 1 साल की बेटी के साथ उस पर नजर रखती हूँ। वैसे ही सही है ना, बिल्कुल सही है। बेटी के प्री नर्सरी में 98% आए हैं, क्योंकि मैं उस पर 100% फोकस करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि उसका खेलना बहुत जरूरी है, ताकि वो स्टडी का स्ट्रेस ना ले। अब मुझे हंसी आ रही है, प्री नर्सरी, स्टडी का स्ट्रेस क्यों लेते हो यार। अब माना कि इस टाइम मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, ये ऑड वन आउट वाली बात है, लेकिन क्यों लेते हो। बच्चे को जीने दो, अब वो जी रही है, सही है। 98 के अगर 89 भी आए ना, तब भी उसका खेलना जरूरी है, कुल मिला के। मतलब मैं ये बीच में कहना चाह रही हूँ। आप किसी दिन उसके गली में नहीं जाने पर उसके फ्रेंड्स घर आ जाते हैं खेलने, बाहर भी गली के बच्चे आ जाते हैं 1 साल की बेटी के साथ खेलने, कभी भी बेल बजा देते हैं। इससे बहुत डिस्टरबेंस होता है। बच्चों को क्या समझाऊं, क्योंकि मेरी बेटी को भी वो लोग अपने घर में खिलाते हैं। गली के बच्चों से मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है, पर ऐसे कभी बेल बजाते हैं, बाकी नेबर्स के सामने कहते हैं आंटी हमें घर आना है खेलने, तो मुझे बहुत शाई फील होता है कि मेरी इमेज खराब हो रही है, बच्चों के कहने पर चलती है। बहुत उलझन है, इन नॉटी बच्चों से कैसे डील करें, प्लीज बताएं। कमेंट लेंथी हो गया, लेंथी भी हो गया, और मैंने अभी देखा कि आपके हैं भी बहुत सारे, एक कमेंट नहीं है। चलो फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो बहन जी, इसमें सिंपल सी बात है, आपकी लड़की जा रही है खेलने, आपने टाइम फिक्स कर रखा है। अब वो बीच में जब आते हैं गेट में खेलने, आप सिंपल कह सकते हो कि बेटा ये तो प्लेइंग टाइम है ही नहीं, इस टाइम मेरी बेटी सो रही है, पढ़ रही है, कुछ भी कह दो। एक बार जब कह दोगे कि टाइम होएगा जब खेलेंगे, चाहे यहाँ आके खेल लेना, चाहे वो यहाँ चली जाएगी, तो फिक्स हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। और सही में जब बार बार बच्चे घंटी बजा रहे हैं, आपको ये भी लग रहा है कि बच्चों के कहने पे चल रही है, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, इसमें कौन सी इमेज की बात है। बच्चों के कहने पे चलना है नहीं चलना, ये मुद्दा है कि हमारा जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि बच्चे कभी भी आएंगे। उसमें आप सिंपल बोल सकते हो। मतलब मेरे यहाँ मेरे देवर का बेटा आता है, नियम से आता है जब इन लोगों की छुट्टियां चल रही होती हैं,
तो अगर इनके पेपर या टेस्ट कुछ आ गया और उस टाइम पे अब इनका वो खेलने का टाइम पे अब इनकी पढ़ाई चालू हो गई, तो अभिनव आता भी है तो मैं उसे बोल देती हूँ कि बेटा दीदी तो पढ़ रही है, तो वो अच्छा कह के चला जाता है। या कभी मेरी लड़कियां पहुंच जाती हैं तो नेहा बोल देती है कि बेटा वो तो पढ़ रहा है अभी, तो वो वापिस आ जाती है। इसमें फॉर्मेलिटी मत रखो, क्योंकि इसकी फॉर्मेलिटी भारी पड़ेगी आपकी बच्ची की पढ़ाई पे या आपके पर्सनल शेड्यूल पे। पढ़ाई तो चलो अभी इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है, छोटी क्लास है। नेक्स्ट, एक सजेशन, आप जब शूट करने बैठो तब एक पिंड कमेंट ऐड कर दो। मीन्स एपिसोड 229 शूट करते हो तब 228 में पिंड करिए कि इतने बजे शूट स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब आप कमेंट ना करें, बिकॉज कमेंट्स ऑफ करने से शायद सारे ही कमेंट दिखने बंद हो जाएंगे। ये अच्छा सजेशन है, लेकिन एक काम और बढ़ेगा मेरा। चलो नेक्स्ट, मैम हम जहाँ रहते हैं वहाँ ऑलमोस्ट सभी लोग अच्छी लाइफ स्पेंड करते हैं, बट कपड़ों को लेकर सभी थिंकिंग अजीब है। लाइक वेरी लॉन्ग टी शर्ट एंड दुपट्टा, ऑलवेज सूट विद दुपट्टा एटसेट्रा। जब मैं कभी शॉर्ट टी शर्ट या टी शर्ट विदाउट दुपट्टा पहनकर निकलती हूँ तो लोग अजीब तरह से देखते हैं। तो क्या लोगों के सोचने की वजह से हमें अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज कर देना चाहिए, या फिर मुझे ये करना चाहिए कि घर के अंदर मैं कुछ भी पहनूं लेकिन जब बाहर जाऊं तो एक स्टॉल डाल के निकलूं, या सूट पहन लूं कि आफ्टर मैरिज हमें अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करना चाहिए? देखो, इट्स ऑल अबाउट कि आप एक्चुअली लग कैसे रहे हो। कई लोग लॉन्ग टी शर्ट और दुपट्टा ये डाल लेते हैं, देखो फैशन के हिसाब से तो वो झल्ला ही है स्टाइल, लेकिन डाल रहे हैं ठीक है, उनका अपना है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बिना दुपट्टा डाले बिना स्टोल डाले वो अजीब लग रहे हैं, दिख रहा है शरीर जो उन्हें नहीं दिखाना, लेकिन कंफर्ट की वजह से पहनना भी ठीक है। अब हम जब शॉर्ट टी शर्ट या वो है, जब मैं भी पहनती हूँ, बल्कि अब मेरा धीरे धीरे पता नहीं क्यों इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। अब मैं ना के बराबर ही वेस्टर्न पहनती हूँ, कभी पहन लिया। तो जब मैं पहनती थी वेस्टर्न रेगुलर बेसिस पे, इवन संडे को तो मैं जरूर ही पहनती थी, तो मेरी पैंट भी फिटिंग की होती थी, मेरा टॉप भी अक्सर शॉर्ट होता था, क्योंकि हाइट भी कम है, उस हिसाब से अगर मैं लंबे टॉप पहनूंगी तो मुझे अच्छे भी नहीं लगते। जब आप इस तरीके के कपड़े पहनते हो तो मेक श्योर कि आप उसमें अच्छे लग रहे हो। अब आपका फिगर ठीक है, बॉडी ओवर वेट नहीं है, कुछ नहीं है, आप स्मार्ट लग रहे हो, तो बिंदास पहनो। कहना चाहिए कि छोटे कपड़े पहनने के लिए शरीर भी तो होना चाहिए ना वैसा कि आप अच्छे लगो। अब आपके मान लीजिए कमर यहाँ से बल्ग निकले हुए हैं, या आपकी ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हैवी है, या आपका यहाँ पर ये लटका हुआ है और आप स्लीवलेस पहन लो, वो अजीब ही लगेगा, उसमें कोई दूसरा क्या कहेगा, हमें खुद को लगेगा देखने में। तो एक बार शीशे में खुद को देख लो कि अजीब तो नहीं लग रहा है, मतलब ये ऐसे नहीं कि मैंने पहना तो अच्छा ही लगेगा या मैं तो अच्छी लग, एग्जैक्टली देख लो ईमानदारी से कि कहीं से कोई ऐसा शरीर का हिस्सा या ये ऐसा पेट वेट ऐसे करके तो नहीं दिख रहा अजीब, कि वो देखने में सूदिंग नहीं लग रहा। देखने में अगर ठीक लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, मतलब कोई ऐसे टिप्पणी ना करके जाए कार्टून लग रही, तो आप बिंदास पहनो जो पहनना है। आप ड्रेस पहनो, शॉर्ट्स पहनो, साड़ी पहनो, कुछ भी पहनो, बात यह है कि आप उसमें देखने वाले को ठीक सी लगे। हर एक देखने वाले की राय के हिसाब से हम कपड़े नहीं बत पहन सकते। अभी हमारे यहाँ पे जो मेरी गली है अभी, शायद मुझे ध्यान आ रहा है जब मैं यहाँ आई थी ना, तो कम उम्र के ज्यादा उम्र का कोई वेस्टर्न नहीं पहनता था। और अभी भी जो शादीशुदा महिलाएं हैं ना, ज्यादातर जितनी भी आंटी लोग थी उस टाइम पे या भाभी जी जिन्हें मैं कहती हूँ, कोई भी नहीं पहनता वेस्टर्न। मैंने शुरू करा तो जब मैं निकलती थी, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला कि कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा, क्योंकि मैं अपने लुक को लेके वो थी। तो एक वो बन गया कि हाँ सुनीता पहनती है जीन्स टी शर्ट या जीन्स टॉप पहनती है वो, मैं पार्क में जा रही हूँ वही पहन के जा रही हूँ। अब मुझे लगता है कि शायद वो देखते होंगे, लेकिन कुछ महीने और साल के अंदर अंदर ही सब चेंज हो गया। अब सब पहनते हैं जिसका मन करता है। अब कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं जी हम तो ये पहनते ही नहीं, अब सब पहनने लगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब क्या ही हो जाएगा, पर एक बार बस यही है कि थोड़ा सा ना देख लेना चाहिए कि ठीक लग रहा है तो बिंदास पहनो, उनको जो ठीक लग रहा है वो पहनेंगे। नेक्स्ट, मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, मेरी मदर टंग गुजराती के सारे ही अच्छे फेमस ऑथर की सारी बुक पढ़ चुकी हूँ। सोशल लाइफ स्टोरी ड्रामा थ्रिलर टाइप नॉवेल ज्यादा पसंद है, थोड़े न्यू कॉन्सेप्ट वाली बुक पसंद है। टीवी में नहीं देखती, बट कोई बुक ना मिले तो एक्स्ट्रा टाइम मोबाइल में ही चला जाता है। आप या कोई रीडर प्लीज हिंदी एंड इंग्लिश के अच्छे ऑथर सजेस्ट करें। आई एम फ्रॉम सूरत गुजरात, यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बट इतनी बड़ी कि कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सी बुक लूँ, तो प्लीज सजेशन देना। यहाँ सजेशन लेने से अच्छा आप सिंपल अपना इंटरेस्ट
मेटा एआई या चैट जीपीटी पे डालो, वो आपको बढ़िया बुक सजेस्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई उतना ही बता पाएगा जो पढ़ते होंगे, और बुक पढ़ने वाले अभी विरले ही बचे हैं लोग। वो आपको बढ़िया कलेक्शन सजेस्ट कर देगा। फिर भी जो लोग देख रहे हैं, अगर उन्हें कुछ है आइडिया और अच्छी बुक वो सजेस्ट करना चाहें तो जरूर कर लें। नेक्स्ट, मेरी बेटी ये इन्हीं का ही है दोबारा से। मैं कह रही हूँ ना, कई कमेंट थे, इनकी फोटो ही मुझे बार बार लगी कि सेम आ रही है। मेरी बेटी नर्सरी वैन से स्कूल जाती है, मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, इसलिए वैन आने पर सीधी से आराम से उतरती हूँ, कहीं फिसल ना जाऊं। वैन वाली दीदी कहती है जल्दी आया करो या यहीं आकर खड़ी रहा करो। मैडम, वैन आने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, और फर्स्ट फ्लोर में मैंने अपना किचन का कोई काम करती रहती हूँ। फिर ये भी लगता है कि मैं अगर ऐसे अपना काम छोड़कर अवेलेबल रहूंगी तो इन लोगों की आदत बिगड़ जाएगी। प्लीज सजेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है आदत बिगड़ जाएगी। 5-7 मिनट मैंने देखा है, बेचारी मम्मियाँ ना 20-20 मिनट खड़ी रहती हैं स्टॉप पे जब उनके बच्चों की वैन आती है। तो आप 5 से 10 मिनट की बात है और आपको अपने गेट पे ही खड़े होना है, तो हो जाया करो खड़े। नेक्स्ट, फोन को कुछ दिन के लिए एकदम काम जितना चार्ज करें ताकि फोन बंद ना हो बस। तो जब फोन देखने का मन करेगा तो फोन की बैटरी लो दिखेगी और आपको याद रहेगा कि मुझे मेरा टाइम मेरे बच्चों को देना है। ये किसी का फोन एडिक्शन वाला आया था कि मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, बच्चों के साथ टाइम नहीं देती, फोन में दे देती हूँ, उसके लिए ये जवाब आया है कि उसे चार्ज ही कम करो। नेक्स्ट, हेलो दी, गॉड ब्लेस यू फॉर योर प्योर इंटेंस। आप ऑफिस वाली चेयर ले लो इस चैनल पर वीडियो बनाने के लिए, अच्छी लगेगी। अच्छी तो लगेगी बहन मेरे ना। ये पीछे का ये सब करवाने के बाद भी हमारे घर में ना, मतलब स्पेस कम है। 94 गज में सारा है, खुला स्पेस ही नहीं है। कहीं पे एसी की प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, और इस वजह से कुछ भी अब और सामान इसमें कुछ भी रखने का ना इतना सा भी स्पेस अब बच नहीं रहा। नेक्स्ट, हेलो दी, गॉड ब्लेस यू फॉर योर प्योर इंटेंस। ये तो हो गया। नेक्स्ट, फिर से इनका ही आ गया, देखो चौथा या पांचवा क्वेश्चन है एक ही महिला का। हेलो मैम, अगर भाभी 1 साल हो गए और हस्बैंड को लेकर डाउट हो तो क्या उससे कोई कनेक्शन रखना चाहिए या नहीं? अभी उसका बर्थडे 4 दिन बाद है, तो क्या उसे विश करना चाहिए? अगर हाँ तो कैसे, व्हाट्सएप पर या कॉल पर, जिससे दोनों अगर सही रहे? प्लीज रिप्लाई। मैसेज कर दो यार, नहीं बोलने का मन है तो, नहीं तो कॉल भी करोगे, अगर वो भी सेम वाइब पे होगी तो वो उठाएगी, मुश्किल से उठाएगी भी। तो हेलो भाभी, गुड मॉर्निंग, या फिर हैप्पी बर्थडे, भगवान करे आप खुश रहें, बस बात खत्म। क्या ही बड़ी बात है इसमें। अपने दिल और दिमाग को अलग अलग रखना सीखो। नेक्स्ट, मेरी एज 44 है और मुझे 27 एज के फ्रेंड ने फ्रेंडशिप का ऑफर दिया, क्या मुझे फ्रेंडशिप करनी चाहिए? क्योंकि उसकी और मेरी थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंस है। भैया ये ज्यादा हो गया, 44 और 27, है ना? आप 44 की आदमी होती और वो 27 की लड़की, तब भी अजीब था, और यहाँ उलट है जो मुझे समझ में आ रहा है। तो ये फ्रेंडशिप जो है वो ज्यादा ना तो चलेगी, और कहीं ना कहीं आपको सामाजिक हंसी का पात्र बनवाएगी। अब हो सकता है जब आप मेरी बात सुन के अपने उस फ्रेंड को बोलें कि ऐसे ऐसे है या नहीं, तो वो मेरे को गालियां निकाले और फिर दावे भरे कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब देखो, आपकी हजारों में कोई एक लव स्टोरी हो तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं चलेगी, ठीक है? नेक्स्ट, मेरे ससुराल वालों ने मेरे हस्बैंड की कई सालों तक पूरी सैलरी ली, कोई सेविंग नहीं करने दी। जब देवर सेम जॉब पे लग गया तो उसने नहीं दिया। काफी टाइम बाद हमें पता चला कि वो नहीं दे रहा, तो हमने भी बंद कर दिया। लेकिन उसने सेम जॉब में हमसे पहले काफी कुछ कर लिया, क्योंकि उसके खर्चे अभी कम है। जब हमारा सेविंग का टाइम था तब किसी ने नहीं करने दिया। अब कभी भी इन लॉज को ये बात बोलती हूँ तो बोलते तुम टेंशन मत लो, लेकिन करते भी कुछ नहीं है, और बोलते हैं घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। देखो, जो खो गया वो खो गया, अब जो हाथ में है उसे बचाओ, है ना? जो हो चुका वो हो चुका, अब से जोड़ना शुरू करो। जब जागो तब सवेरा, वो कहावत है ना, बस। नेक्स्ट, दीदी मेरी जेठानी और उसकी मायके वालों को और एक हाथ, ये अपनी ना देवर से अपने कंपैरिजन अब बंद कर दो, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी आगे है, आप उसे देख देख के सिवाय कुड़ने के या फिर कुंठित होने के और कुछ नहीं करोगे। उसने पहले स्टार्ट कर दिया, ऑब्वियसली वो आगे है, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा पीछे रहोगे लेकिन कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है।
नेक्स्ट, दीदी मेरी जेठानी और उसके मायके वालों को हम हर फंक्शन में इनवाइट करते थे, लेकिन उन्होंने अपने नए घर की वास्तु पूजा के लिए मेरे मायके वालों को नहीं बुलाया। फिर मुझे बहुत बुरा लगा, फिर भी सास ससुर का मन रखने के लिए मैं वास्तु पूजा में चली गई, लेकिन उसके बाद उसके भाई की शादी में नहीं गई। तब से वो मुझे किसी भी फंक्शन में ये कहकर नहीं बुलाती, ये तो कहीं आती नहीं, और हमारे बीच बातचीत भी बंद है तब से। बीच में एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड उसके घर गए थे, सब ठीक करके नई शुरुआत करने के इंटेंशन से। तभी मेरे जेठ नहीं थे घर पे, तो उसने हम दोनों में से किसी से बात भी नहीं की, सिर्फ मेरे बेटे से बात की। उसके बाद मैंने सब ठीक होने की आस छोड़ दी। अब उसके भाई के बेटे का पहला बर्थडे है, मेरे सास ससुर इंसिस्ट कर रहे हैं कि मुझे जाना होगा, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। क्या मुझे जाना चाहिए? और अगर मैं चली गई तो क्या मैं उसके ईगो के सामने झुक गई? ऐसा नहीं लगेगा? मुझे किसी तरह उस तक ये मैसेज पहुंचाना है कि ये सब की शुरुआत उसकी तरफ से हुई थी। जाना तो नहीं चाहिए वैसे आपको, और आप अपनी ये बात सीधी सीधी उनसे कह दो, अपने सास ससुर से, कि हम गए थे ऐसे ऐसे और जी हुआ नहीं, और अब जो है मैं अब जाऊंगी भी तो कुछ फायदा नहीं है उसका। ठीक है? अपनी बात अपने सास ससुर को बता दो कि आपका पॉइंट क्या है, और दूसरा, मत जाने की बात पे आपके हस्बैंड चले जाएं, आप ना जाओ। मत जाओ भाई, जब आप सबको सही करने के लिए अलग से गई थी ना, तभी कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, दी मेरी अपनी फैमिली के साथ जॉब वाली जगह पर रहती हूँ। मेरा ससुराल अदर स्टेट में है, वहाँ भी मैं अलग हूँ, पर हॉलीडे में घर जाते हैं तो इन लॉज और जेठ जेठानी है वो वेरी टॉक्सिक हैं। मेंटल हेल्थ की बैंड बजा देते हैं। अब घर जाने में भी डर लगता है। मेरे हबी जो बातें समझाते हैं वही उनकी बातों में आ जाते हैं, जिस वजह से हम में जॉब, घर और ससुराल में हमारी फाइट हो जाती है रूम में ही। वो मेरे हबी से मुझे कंट्रोल करवाना चाहते हैं और हबी ट्राई भी करते हैं। जेठानी और इन लॉ किसी भी तरीके से परेशान करने का मौका नहीं छोड़ती हैं। उसे मेरी नौकरी, पढ़ाई, हर चीज से दिक्कत है, और सभी कामों में अपने आप को सुपीरियर माने और ह्यूमिलेट करती है। हॉलीडे में अपने मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक रखूं, प्लीज टेल मी। मैं लास्ट ईयर से अपने खुद के अलग बनाए हुए फ्लोर पर भी नहीं जा रही हूँ। अब हमारा घर फ्लोर वाइज अलग हो चुका है। हॉलीडेज में आप घर जाती हैं, देखो एक काम हो सकता है, आप ना सिंपल कह दो अपने हस्बैंड से कि मैं कई बार के हॉलीडे के पैटर्न को चेक कर रही हूँ, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तो या तो इस ड्यूरेशन को कम कर लो कि इतना टाइम नहीं। अब उनका आएगा कि ऐसे तो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा, या तुझे ये है वो, कह दो हाँ यही है, दिक्कत हो रही है और मुझसे झेला नहीं जा रहा। अब मैं वहां जाके मुंह भाषा करूं, हमारा रिश्ता खराब हो, वहां पे माहौल खराब हो, तमाशा हो, केवल इसलिए कि जिद है कि छुट्टी में मैं वहीं रहूं, तो बात अलग है, फिर मैं ऐसे कर लूंगी। अपना पॉइंट रख दो वहां पर, और एग्जैक्टली यही करो कि भाई वहां पर जाकर अब आपके झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के सब कुछ है, तो बीच झगड़े में बजाय लड़ने के और पॉइंट आउट करे करो कि देख रहे हो यहाँ पे रहने का क्या नतीजा हो रहा है, और ये कह के चुप हो जाओ कि मुझे नहीं करना है झगड़ा आपसे। तो कहीं ना कहीं उनको रियलाइज होगा कि हम वहां पे सुकून से रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आते ही ये सब चीजें होती हैं। ठीक है ना? तो कोशिश करो कि यहाँ पे आना ही कम हो जाए। नेक्स्ट, दिया आपने बोला 10 में से 7 बात मान लो, 3 नहीं मानोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आजकल आदमी की 100 मान लो और 1 ना मानो तो आदमी का मुंह फूल जाता है। फूलने दो यार। अगर रेशो ये है कि 99 मान ली और 1 नहीं मानी तो भी मुंह फूल गया, उसकी तो फिर 50 भी मत मानो, जो तुम्हें सही लग रहा है फिर उतना मानो, बाकी की मत मानो। मुंह तो फूल नहीं है उसका, फूले रहने दो, फिर पिचकाओ मत उसे। नेक्स्ट, 229वें एपिसोड में जो मंगलसूत्र पहना है उसका लिंक देना। ये है क्या? मैं तो यही पहने रहती हूँ। ये मंगलसूत्र नहीं है, ये गोल्ड और डायमंड का पेंडेंट सेट है। इसमें मंगलसूत्र की तरह काले धागे नहीं है, और ये तनिष्क से लिया था मैंने 2000 शायद 16 में या 17 में। नेक्स्ट, सुनीता जी, ऑफिस वाले मजनुओं से कैसे डील करें? अपनी फैमिली के सामने तो बहुत शरीफ बनते हैं, पर ऑफिस में बिल्कुल फालतू बिहेव करते हैं। फैमिली के सामने जब शरीफ बनते हैं उन्हें तभी लपेटो। देखो, मैं एक किस्सा बताती हूँ। एक थे हमारे यहाँ, वो हमेशा ना बड़ा हाथ जोड़ के ऐसे करके नमस्ते करते थे कि भाई मतलब कुल मिला के थोड़ा सा ओवर बात करने में मजा आ रहा है, जैसे कहते हैं ना रस ले रहे हैं बात करके महिलाओं से, वैसे। एक दिन उनकी बेटी साथ थी,
और उन्होंने उस तरीके से हाथ जोड़ के नमस्ते नहीं करी। मैंने उनकी बेटी के सामने करा, मैंने कहा भाई क्या बात है भैया, आज तो आपने, मैं तो भैया ही बोलती थी तब भी, भले सामने वाला कैसे भी कर रहा। मैंने कहा क्या बात है, अगर सर भी कहते तो भी क्या बात है सर, आज आपने नॉर्मल नमस्ते नहीं करी जैसे कर रहे हो, आज बड़ी शराफत से नमस्ते हो रही है। जिस दिन से ये बात हुई ना, आप यकीन मानो वो आदमी अपसाइड डाउन इतना चेंज हो गया कि कुछ हद नहीं। ऐसे आदमियों को आपको कन्फ्रंट ही करना होता है उनकी फैमिली के सामने, अगर फैमिली अवेलेबल है तो। अब दूसरा जो केस होता है जो बहुतायत में होता है, उनकी फैमिली तो आपके मिल नहीं रही, ऑफिस में आप हो वो हैं, और उतने घंटे आपको साथ बिताने हैं एंड उनका मजनू मोड ऑन है, ठीक है ना। दो चीजें हमेशा याद रखो, एक तो जब वो ऐसी कोई बात कहते हैं, ठीक है, लीक से हटके, जहां से उन जिस बात से हमें एग्जैक्टली एहसास होता है कि ये मजनू है ना, ये हम पे लाइन मार रहा है, मैं सीधी भाषा में कहूँ तो उन बातों पे ना, जैसे हम बीइंग अ गर्ल, अभी भी वुमन में भी बनने के बाद भी कई बार औरतें थोड़ी सी असहज हो जाती हैं कि अरे सर ने क्या कह दिया। बिल्कुल भी असहज मत हो, अंदर से हो भी गई हो ना, अपनी बॉडी में दिखाओ मत कहीं पर भी, और उनको ना डीपली देखो उस टाइम पे, पूरा ऐसे ही जैसे मैं इस टाइम पे कैमरे में देख रही हूँ, इस तरीके से आपकी वो एक निगाह वो काम करेगी। स्माइल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल रिजिड फेस रखो और उन्हें एक बार नजर भर के देख लो, हंसके वाली नजर नहीं, ऐसे ही वाली की जिस नजर में ये दिखाई दे रहा हो कि व्हाट डिड यू से, तब देखो कमाल। और दूसरी चीज, जब उसको ये लगता है ना कि मैंने इससे थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातें कर ली, या मैंने इस पे इस तरीके की फब्ती कस दी, या कुछ भी है, मतलब जो भी है उसके लिए उसका तरीका आपकी नजर में आने का, या जिन तरीकों से आपको लगा कि वो मजनू है, जो भी उसका वो स्टाइल है, उसको लगता है कि अगली बार ये बंदी मुझे याद रखेगी, जब भी मैं इसके सामने आऊंगा ये स्पेशल सा, मतलब कुछ ना कुछ असहज हो जाएगी, या कुछ भी है कि अब मैं और मास्टरों से या और क्लर्कों से अलग हूँ उसके लिए। आप ना उसको ऐसे अवॉइड कर दो, अगर वो सामने भी खड़ा है ना, आप दूसरे से बात कर रहे हो, ऐसे अवॉइड कर दो जैसे दिख ही नहीं रहा। भाई साहब ऐसी ईगो हर्ट होती है ऐसे मजनुओं के, ऐसी चीजों पे तुरंत उन्हें लगता है कि पिछली बार जो इतना मिले थे, इतने डायलॉग मारे, सब बेकार हो गया था, और बिल्कुल ही बेशर्म है, गले पड़ रहा है, आप सामने कर दो। अभी आपको मैं ये भी एग्जाम्पल दे के एक और बताती हूँ। एक महाशय थे, अब फॉर्मल बातचीत शुरू हुई स्कूल में चेकिंग के दौरान, ये वो ठीक है, उसके बाद ये हुआ कि नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं कि कोई अगर स्कूल में कोई गतिविधि होती है देन हमें बताइए, हम आना, मतलब अच्छा लगेगा हमें, हम आएंगे, हम चाहते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज में हम हुई हो, तो मैडम आप अपना नंबर दे दो। नंबर दे दिया गया, नंबर एक्सचेंज हो गए। उसके बाद बंदे का जब भी कॉल आता है, पता ही नहीं कहाँ कहाँ की बातें हो रही हैं, अरे ये वो, और मेरी तारीफें कर रहा है, सब कुछ है ठीक है, तो मैं भी तारीफों को अच्छा सर, हाँ जी ठीक है बढ़िया, तो थोड़ी देर बाद ही मैं और कुछ, पहले तो ये कह के कि और कुछ, वहाँ बात खत्म हो जाती है, लेकिन और कुछ के बाद भी कई बार बातें होती थी उसके पास करने के लिए, ठीक है। एक दिन बात होते 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 इंस्टाग्राम की रील, या फिर भगवान जाने उसे, मैं इंस्टाग्राम पे शायद हाँ मिल गई थी, इंस्टाग्राम की रील देख के कि दैट गोल्डन साड़ी वो बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने कहा हाँ वो है ही अच्छी, है ना, मैं तब भी नॉर्मल बात करती रही। देन उसके बाद आई बात, उस पे ना ऐसे रेड कलर का फ्लावर हो, रूबी की ज्वेलरी हो, इस तरीके की ये वो, उसने दो तीन चीजें जब बोली, तो मैंने उसको सीधे बोला, मैंने कहा मतलब सर अब हम कौन सी साड़ी पे कौन सी ज्वेलरी एंड कौन सा फ्लावर लगेगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने एग्जैक्टली ये बोला। और वो एक पल के लिए तो चुप हुआ, उसके बाद उसने यही बोला कि अरे मैडम आपने तो बिल्कुल मेरी उतार के रख दी। मैंने कहा नहीं उतार के रख दी, मुझे खुद लग रहा था कि हमारा नंबर किस बात पे एक्सचेंज हुआ था और हम एक्चुअली बात क्या कर रहे हैं, मुझे खुद रियलाइजेशन हो रहा है, ये नहीं मैं आपकी उतार नहीं रही। भाई साहब उस दिन के बाद से आज तक तो उसका फोन आया नहीं, एक्टिविटी हो कुछ हो, आपको ना कुल मिला के उन्हें जमीन पर लाने की जरूरत होती है कि एग्जैक्टली तुम कर क्या रहे हो। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी अगर आप पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा, अगर किसी ने कुछ ऐसा बोला है ना जो बहुत बदतमीजी वाली बात है या कुछ भी है, उसको बोलने में ना उसकी भी हिम्मत लगती है। अब आप उसे सुन के, गाली है या कुछ भी है, उसे सुन के आपका भी एकदम कान से गर्म होगा और आप इसमें चले गए यार इसने क्या क्या दिया, आप खुद ही घबरा गए, नहीं,
उसको दोबारा पूछो क्या कह रहा भाई, क्या बोला तूने, जरा दोबारा बोल के दिखाइए, मैं समझी नहीं। फिर देखो उसकी क्या हालत होती है उस चीज को दोबारा बोलने में, टोन डाउन हो जाएगी, शब्दों को पलट के बोलेगा। कुल मिला के घबराना नहीं है, उनको उनकी जगह दिखानी है, दैट्स इट। आपका घबराना ही उन मजनुओं की सबसे बड़ी ताकत होती है। हर कोई ऐसे लेके नहीं घूम रहा है कि हम हर दूसरे आदमी से डरते फिरें। इतना भी जमाना खराब नहीं है कि हाँ कोई कुछ भी कह रहा है और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है उसका अपोज करने का। बजाओ बैंड, इनकी जितनी बजा सकते हो। फट्टू होते हैं ये। बस ये देखा कि घर से निकल आई है कोई औरत, अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं भी लग रही है, मैं तो कहती हूँ जो डरती है ना बेचारी, सिंपल सी दिख रही हो, अच्छी नहीं भी दिख रही हो ना, उस पर भी लाइन मारना बंद नहीं करते। और उन्हें लगता है कि हाँ अपनी तो घर पे छोड़ के आए हैं। सीधी सी बात मैं तो यही कहती हूँ। मैंने कहा यहाँ इसको बात करनी है, इतनी हंसी छूटती है मेरी सहेलियों की अगर मैं बात करती हूँ ना ऐसी। मैंने कहा यहाँ पे इसको बात करनी है, फोन पे बात करनी है, हमारी तारीफें करनी है। घर पे जाके इसकी बीवी कहती होगी ना, ये जी मेरी तारीफ कर दो या मेरे से बात कर लो, मैं कहा तो ये तुरंत थक के पड़ जाता होगा सोफे पे और फोन लेके लेट जाता होगा। तो इतनी हंसी आती है मेरी कहते हुए और उनके सुनते हुए कि यार बिल्कुल सही कह रही है। मैं कहा बाहर जो औरतें दिख रही हैं दूसरे की पत्नियां, उनसे ही ना बात करनी है, उनकी ही ना तारीफें करनी है। मोटी बुद्धियों को ये नहीं समझ में आता कि हमारे से जो तुम एक्सप्रेस कर रहे हो कि ये कर रहा हूँ या आप अच्छी लग रही हो, इतना तो अपने घर वाली को कह ले तेरी जिंदगी स्वर्ग हो जाए। लेकिन नहीं आता समझ में, क्या करें। इनके डर से ना तो कभी भी तैयार होना छोड़ो और ना इनसे डरना की जरूरत है। ठीक है, नौकरी कर रहा है उसको भी 10 बार डर है, परिवार वाला आदमी होता है, सबको अपनी रेपुटेशन की चिंता होती है। हम ही बेफालतू में इनसे डरते रहते हैं। बजाओ बैंड। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी तो बहुत प्रॉब्लम है बट इतना बताओ, मेरी एक चचेरी जेठानी है जिससे पहले अच्छी बनती थी बट अब वो बहुत बदल गई है, मेरे और बात भी नहीं करना चाहती, मेरे बच्चों को भी नहीं चाहती, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब वो नहीं चाहती तो आप क्यों गले पड़ रही हो फिर। भैया किसी से हमारा बॉन्ड अच्छा है, कोई बात हो गई, उसको गलत फहमी हो गई, हम एक बार जाएंगे उस बॉन्ड का लिहाज करने के लिए, उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, ईगो रख के एक साइड, एक बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आदमी बच्चों तक पे आ जाए ना, समझ लो खत्म है मामला। फिर आपको पीछे हट जाना चाहिए, कुछ भी हो वो, फिर कोई भी रिश्ता हो। नेक्स्ट दी, मेरे और अभी की इंटरकास्ट लव मैरिज थी, वो ब्राह्मण और मैं ओबीसी थी बट मेरे इन लॉज ने कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, अभी के सामने और ना ही उनकी डेथ के बाद। अब 5 साल से मेरा और मेरे बेटे का उनसे कोई आना जाना नहीं है, कोई मतलब नहीं। अब मुझे मालूम चला कि इनकी माँ हम लोगों के लिए रोती है जबकि वो देवर देवरानी और उनकी बेटी के साथ रहती है। देखो मनुष्य का मन ना बड़ा विचित्र होता है, हमेशा एक सा नहीं रहता। हो सकता है होती हो, अगर कभी ऐसी सिचुएशन बने तो मिल लेना, जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल झूठ हो भी सकता है। नेक्स्ट, हेलो दी, नमस्ते। सही को सही और गलत को गलत कहना ही मेरे अकेलेपन का कारण बन गया है। जब कोई दिल का दर्द नहीं समझता तो दूर होना ही लास्ट ऑप्शन समझ में आता है। मेरी शादी को 18 साल हो गए, हमेशा से ही मेरे हस्बैंड ससुराल वालों को छुपा कर पैसे देते रहे और वो लोग भी सोचते हैं मुझे नहीं पता, इसलिए मेरे सामने हमेशा ऐसा दिखाते हैं जैसे वह लोग तंग हालत में रह रहे हैं और हम उन पर ध्यान नहीं देते। मैं बोल देती थी मुझे मेरे हस्बैंड के फोन से पता चल जाता है कब किसको कितने पैसे भेजे हैं। हस्बैंड से भी कितनी बार कहा मुझसे छुपा कर देते हो, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड को मैं ही गलत लगती हूँ, जहाँ पर उनको मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए वहां पर भी वह चुप ही रहते हैं। उनके हिसाब से कोई अगर मुझे थप्पड़ मारे तो मैं दूसरा गाल भी आगे कर दूं, क्या उनको सही लगता है। अब आजकल नार्सिसिस्ट के बारे में ज्यादा सुनने को मिल रहा था तो रिसर्च के बाद चला कि मेरे हस्बैंड में भी वही लक्षण है। मेरा तो दिमाग ही हिल गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अपने मेंटल हेल्थ बचाने के लिए सबको ब्लॉक कर दिया है। कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन मैं आपकी सभी वीडियो से मोटिवेट होती रहती हूँ। थैंक यू दी, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें। मेरा ये क्वेश्चन एपिसोड 227 में भी था। चलो अब पढ़ लिया मैंने। देखो ऐसा है, ये जो नार्सिसिस्ट के बारे में आपने रिसर्च करी ना और ये सोच के आप जितनी कोशिश कर रही थी आपने वो भी छोड़ दी, मेरे हिसाब से आप ये गलत कर रही हो, है ना। आप टाइप करो नार्सिस, अगर मैं कहती हूँ आप, मैं अपनी ट्रेट्स भी लिखूँ ना कि हाउ आई बिहेव विद माय हस्बैंड और मैं नार्सिसिस्ट के लक्षणों में मिलाऊं, शायद 10 में से 2 3 4 5 क्या पता 6 भी मिल जाएं। हमें ही तो लग रहा हम बढ़िया चल रहे हैं। इन लक्षणों को इतना सीरियसली मत लो, ये एक ना टर्म कई बार फैशन में आ जाती है
तो हर चीज, नार्सिसिस्ट क्या है कि दूसरों को दुख दे के जिसको अच्छा लगता हो। मेन अगर एक लाइन में परिभाषा है तो वो ये है कि दूसरों को दुख दे के जो खुश होता हो वो नार्सिसिस्ट है मेरे हिसाब से। अब उसके लक्षण जो है ना, जितने भी लक्षण हैं, आप अगर अपने पति को हटा के किसी भी, जिन बंदों को भी आप जानती हो ना, जिन बंदों को भी जानती हो, पॉइंट वाइज रखना, उनमें से कोई एक आध होगा जो बिल्कुल उससे बाहर होगा। एक दो लक्षण सब में मिल जाएंगे, तो इसे इतना सीरियसली मत लो। दूसरी चीज, हस्बैंड पैसे छुपा के देते हैं, आपको पता चल जाता है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये बंदा ऐसा ही है, दैट्स इट। आप अपने घर के खर्चे उनसे अगर ले रही हैं, अपनी सेविंग करो, ठीक है। अपने पैसे अगर कमाती हो उनको इन्वेस्ट करो, समझाती रहो, समझ जाए बढ़िया, नहीं समझे सब्र कर लो, शादी बची रहेगी। और दूसरी चीज, पति के साथ आपका रिश्ता बना रहेगा। अकेले रहना इट्स नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन सबके साथ फैमिली में रहते हुए अकेले हो जाना वो बहुत दुखदाई है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि भाई मेरे सामने हालत खराब बताते हैं, आपको पता है नाटक कर रहे हैं, देख लो उनका नाटक, नाटक समझ के देखोगी तो गुस्सा नहीं आएगा। बीच बीच में तंज भी कस दो, कह भी रही हो आप, लेकिन अगर आपको लग रहा है ब्रेक चाहिए, ठीक है, इस टाइम पे ब्लॉक कर दिया, सही है। लेकिन सबको ब्लॉक करके जीवन जीने के लिए कोई एक दो जने तो फैमिली के तौर पे हमें चाहिए ना। तो एटलीस्ट कोशिश करो कि हस्बैंड के साथ आपका ठीक बना रहे। रही बात स्टैंड लेने की, नहीं ले रहे, हम अपना ले लेंगे खुद, जहाँ हमें जो बोलना हम खुद बोल देंगे। उनको लग रहा है एक थप्पड़ मारे दूसरा भी मैं आगे कर दूं, उनको लग रहा है लगने दो, हमें तो नहीं करना आगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। कुल मिला के आप अपने हिसाब से चलो, उन्हें अपने हिसाब से चलने दो। अगर वो आपके कहने से नहीं बदल रहे तो उनके हिसाब से आप खुद को भी मत बदलो, तो फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं होएगी। लेकिन सारे रिश्तों से मुंह फेर लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, ना हमारी पर्सनैलिटी के लिए ठीक है। नेक्स्ट दी, मुझे एमपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कैसे करूं, सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं, मेरा सिलेबस थोड़ा बहुत पहले से कंप्लीट है, बस प्लीज दी एग्जाम को कैसे निकाले डिटेल में बताना। मैं, क्योंकि मेरे पास है लास्ट चांस, एग्जाम को लेके बहुत ही परेशान हूँ, हमेशा से ही पढ़ने में कमजोर हूँ, तो मुझे तैयारी कैसी करनी है, अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस में लाऊं, मैं एग्जाम निकाल सकती हूँ, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड सपोर्टिव है। देखो ये कोई किसी को नहीं बता सकता, और कॉन्फिडेंस आता है जब आप करने लगते हो। तो पेपर तो जब दोगे, सिलेक्शन जब होगा, वो तो बाद की बात है। आप अगर अपने पिछले साल के जो PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वर्कशीट होती हैं, अगर आप उनको खूब कई कई बार सॉल्व कर लो और उनमें लगातार आपके ऑन एन एवरेज एक नंबर आ रहे हैं, जैसे मैं सीटेट के कर रही थी तो 150 में से जब भी मैं सॉल्व करती थी तो 120 से 130 के बीच में नंबर आ रहे थे, वही मेरे एग्जाम में आ गए। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका ये है कि आप अपना PYQs के खूब वर्कशीट करो, बस। तो जितने उसमें आ रहे हैं लगभग उतने ही वहां पर भी आ जाएंगे, स्ट्रेस मत लो। दूसरी चीज की, पढ़ाई में शुरू से कमजोर हूँ, कई लोग शुरू से कमजोर होते हैं, लेकिन कंपटीशन में जब तक हम देते हैं, हमारी एज बढ़ जाती है, दिमाग आपका उस हिसाब से कई बार बढ़ जाता है। मुझे पर्सनली अपने में भी लगता है, और बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जिनके स्टडीज टाइम में बहुत ज्यादा अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो ये कोई ड्रॉबैक नहीं है कि मैं पहले से कमजोर हूँ तो अब कैसे, अब मेहनत कर रही होंगी, जो कॉन्सेप्ट अभी चाहिए वो आ गए, देन यू सॉर्टेड। तो PYQs अच्छे से करो। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं इन्हें करने से वो ही है भाई, एक तो तय समय सीमा में क्वेश्चन पेपर हल करने की आदत हो जाएगी और आ जाएगा, फिर ये मत सोचो मैं वहाँ क्या करूँगी, यहाँ पे मेरा जो हो रहा है एग्जैक्टली वो वहाँ हो जाएगा। तो यहाँ जो बिगड़ भी रहा है उसे सुधारने का हमारे पास टाइम है, कर लो। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैंने अभी अपना चैनल ओपन किया, बट वीडियो कैसे शूट करते हैं, वॉइस कैसे करते हैं, एडिट भी प्लीज थोड़ा सा गाइड दे दो, हो सके तो प्रॉपर वीडियो बना सको तो मेरे जैसी कितनी हाउसवाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसी मैं नहीं बना पाऊंगी, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं, अनेकों तो मेरे फोन में आती हैं, हाउ टू शूट कुकिंग वीडियोस, मैं कैसे शूट करती हूँ, वो प्रॉपर डिटेल में बता रही होती हूँ। तो ऐसे मैं बनाऊंगी तभी कुछ आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल उस तरीके का है नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं, सर्च करोगे मिल जाएगा, और बहुत अच्छे से बताते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही बताऊंगी तो ही आएगा, मिल जाएगा। नेक्स्ट,
दी काफी टाइम से कुछ शेयर करना था, फर्स्ट कमेंट सुन के सब याद आ गया मुझे। आगे एज याद भी नहीं है। मेरा रियल बिग ब्रदर हमेशा मुझसे फिजिकली टॉर्चर करता था, लाइक रेप। शायद वो भी छोटा था तो कोशिश तो पूरी करता था, जब घर पे कोई नहीं होता मैं अकेली होती थी। ब्लू मूवी दिखाता था वो और मेरे साथ जबरदस्ती करता था, रूम में कहीं भी घर में अकेले में पकड़ लेता था। मुझे उससे डर लगने लगा था, ऊपर सोना, गंदी हरकत करना सब। मैं स्कूल में थी, ना कुछ समझ आता था ना किसी से शेयर कर सकती थी। भाई है इसलिए अब भी नहीं कर सकती, बट कभी वो मुझे भाई बहन वाली फील नहीं आई। वो 8th पास है, काम भी मार्बल वाला करता है। मेरी भाभी आई है, वो भी अनपढ़ है, उससे भी मेरी बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन 3 बच्चे हैं। फर्स्ट 8 साल की गर्ल है और 2 छोटे लड़के। भतीजी से मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरे लिए वो जान से बढ़ के। अभी 2 भाई अनमैरिड हैं और मैं मैरिड हूँ। आगे उनके साथ कैसे रिलेशन रखूं? देखो ये बहुत ही दुखद है, लेकिन जो कैसा रिलेशन रखूं सिंपल है। जाओ, नमस्ते, त्योहार के रिचुअल निभाओ, दैट्स इट। बुरे सपने की तरह वो चीजें आपके, कहना चाहिए सबकॉन्शियस में तो हमेशा रहेंगी, लेकिन प्रेजेंट में वो आप उनसे ओवरकम कर सकते हो। एक चीज आपके मन में ये भी है ना कि भाई वो छोटा था, वो भी कर रहा था, ये भी कर रहा था। कहीं ना कहीं एक अपराध बोध जो है कि भाई उसको मुझे जेल भेजना है, मुझे उससे बदला लेना है। आपकी इस बात से वो फीलिंग तो न्यूट्रलाइज ऑलरेडी हो चुकी। ठीक है, अभी बस ये है कि ठीक है, जब किसी से ना हमें शेयर करनी, ना हमें उस पर कोई, उसे सजा दिलवानी, ना हमें उस पर कोई एक्शन लेना है, तो जिस चीज के हमें कोई कुछ करना ही नहीं है उस चीज को दबा देना अपनी यादों में इतना ज्यादा कि वो हमारे प्रेजेंट को डिस्टर्ब भी ना करे, वो है। लेकिन जब भी ऐसी कोई बात सुनते हैं तो वो ट्रॉमा वास्तव में निकल के बाहर आता है हमेशा, उससे आप बच नहीं सकते। लेकिन अगर वो याद आपकी प्रेजेंट जिंदगी को, आपकी प्रेजेंट पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रही, देन आप कह सकते हो कि वो जख्म जो था वो हील हो गया। अब आप अपनी नॉर्मल लाइफ जियो। ठीक है, अब उस भाई को जब भी आप देख रहे हो अगर वो चीज याद आ रही है, इसका मतलब आप हील नहीं हुए हो, तो आपको उससे रिलेशन नहीं रखना चाहिए, कोई भी रीजन देके। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये कमेंट पढ़ के आपको याद आया, देन भाई के साथ आप नॉर्मल बातचीत कर पाती हो, भाई वाली फीलिंग नहीं भी है, तो ये है कि अपना जाओ मिलो। हाँ हूँ, ज्यादा देर रुकना नहीं, त्योहार निभाओ, छुट्टी। नेक्स्ट, नमस्ते सुनीता जी, आपकी प्रेरणा से ही 50 की उम्र में मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जो बच्चों के लिए पहेलियों और नैतिक कहानियों पर आधारित है। अभी स्वतंत्रता दिवस के लिए 15 दिन 15 रिडल सीरीज चल रही है। आप इन्हें अपने इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में 10 मिनट की एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं और अन्य टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप ना होती तो मैं शुरुआत कभी ना कर पाती। ट्रू इंस्पिरेशन। तो इसका लिंक विंक तो आपने कुछ दिया नहीं जो मैं देखूं भी। खैर जो भी है मैं देखूंगी अगर मुझे टाइम मिला तो। बट बेस्ट ऑफ लक, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी मोटिवेशन से आप एक न्यू स्टार्ट कर पाई। नेक्स्ट, दी मेरा पति मुझे अपने ऑफिस और घर की कोई बात नहीं बताते, वहां मैं और बहन से सारी बातें शेयर करता है। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, मैं चाहिए कितनी भी कोशिश कर लूं हमारा बॉन्ड नहीं बन पाया। उन्हें जरूरत होती है तभी मेरे पास आते हैं, वैसे सिर्फ काम की बात करते हैं। रूबियो के बारे में भी कुछ नहीं बताते। मैं क्या करूं, उसके कारण मैं परेशान रहती हूँ और बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। ऐसे पति का क्या करें जो दूसरों के सामने रिस्पेक्ट भी ना दे, कुछ बताते भी ना हो। ऐसे का भैया सिंपल है कि जब तू हमारी एक भी बात नहीं सुन रहा तो हम भी तेरी एक भी नहीं सुनेंगे। एक होता है ना जो हमारे हाथ में है वही कर सकता है आदमी। अब आप इतने सालों से उसकी बात मानती आ रही हैं, आपके पास वो फिजिकल रिलेशन के लिए आता है, बाकी कुछ नहीं, लेकिन बॉन्ड फिर भी नहीं बना। अगर ये होता कि मैंने मना कर दिया, बॉन्ड नहीं बन रहा, तो शायद मैं ये सलाह देती कि भाई ये चीज उसको माँ और बहन के पास जो नहीं मिल सकता, शारीरिक सुख, वो आप दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको पता रहेगी आपकी अहमियत। लेकिन वो करने के बाद भी अगर कोई लाइन पे नहीं आ रहा तो भाड़ में जा। जब तू हमारी कोई बात नहीं सुन रहा तो हम भी तेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। फिर दूसरा तरीका ये होता है डील करने का। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी, जो ये है ना कि हमें ऑफिस और घर की बात नहीं बताते, मत जानो। कोई बहुत बड़ा रहस्य नहीं है इनके पास, कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है बताने के लिए। इन्वेस्ट कहाँ करा है पैसा, ये है कि कल को कुछ अड़ी बिड़ी होने लगे, हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। वो प्रॉब्लम भी कब नहीं होती, जब आपके पास अपने पैसे होते हैं। आपको पति के पैसे का कुछ भी नहीं पता, आपको अपने पैसे का तो पता है, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है।
ये प्रॉब्लम आती है होम मेकर्स के साथ ही, जिनके पास अपना पैसा है नहीं, पति बता नहीं रहा कुछ। उसमें तरीका वही होता है कि जो घर खर्च का आपका बजट है उसमें से छोटी छोटी बचत करके आप थोड़ा थोड़ा बचाते रहो। थोड़ी सी आर्थिक मजबूती आपकी जैसे ही होनी शुरू हुई ना, आपको इरिटेशन होनी बंद हो जाती है। ठीक है ना। अब क्या करें ऐसे पति का, तो वो वही है, प्यार से नहीं मान रहा तो जिद से मानेगा, जिद से भी नहीं मानेगा तो फिर कोई तीसरा ऑप्शन ढूंढेंगे। अपनी बात उसके पास तक पहुंचाने का यही तरीका हो सकता है ना कुछ। नेक्स्ट, मैंने 227 और 228 दोनों में कमेंट किया है और अब भी शो हो रहा है दोनों वीडियो में, पर रिप्लाई नहीं आया मैम। राशि शर्मा, चलो मैं देखती हूँ इस पे, आपके रीसेंट कमेंट है, ये मिल गया। अब बता देती हूँ क्या है। नमस्ते मैम, मुझे नहीं पता मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं टूट सी गई हूँ, मेरा मन करता है मैं पागलों की तरह चीख चीख कर रहा हूँ, अपना मन हल्का कर लूँ एक बार। यहीं पर मैं रुक रही हूँ, अगर ऐसा मन करता है तो सच में एक बार अकेले कमरे में रो लो, चीख चीख के ही रो लो, यू विल रियली फील गुड। नेक्स्ट, पर हमेशा ही मैं अकेले रोती हूँ, कभी किसी से कोई फरमाइश नहीं की, हमेशा जिसको जैसे खुशी मिले वैसे ही कर दिया। बचपन भी मेरा कलेशों में बीता, शादी हुई तो दिखाया ये गया हम बहुत अच्छे हैं, उसमें से सिर्फ पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कलेश हो, इसलिए मोस्टली मैं उन्हें रोक देती हूँ, जाने दो। तो बहन आपने अब एक जो शुरू में है ना कि मन करता है मैं टूट सी गई हूँ, वो आप इसीलिए टूट गई हैं क्योंकि आप, मैं यहीं तक पढ़ के बता रही हूँ, दो सबको जोड़ने की जो कोशिश करता रहता है ना कि अरे छोड़, अरे छोड़, अरे, वो कभी कभी पकड़ना पड़ता, हमेशा अरे छोड़ नहीं चलता। जिन चीजों पे आपका रिएक्शन आना चाहिए, बहुत ही प्रचंड चीज है, और उन पे भी जब आप नहीं देते ना, तो वो सिचुएशन तो टल जाती है लेकिन कहीं ना कहीं आपको तोड़ देती है। जैसे एक दीवार है, आप उस पर छोटी छोटी चोट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, दीवार पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, किसी दिन कोई बहुत बड़ी चोट आई, दीवार उस दिन भी रिएक्ट नहीं कर रही, लेकिन एक तरेड़ आ जाएगी। तो जब आप हर चीज को चल छोड़, पति को भी रोक रही हो, ऐसे मोड में चले जाते हो ना, तो वो सब तो चल जाएगा जैसा चल रहा था, लेकिन आप टूट जाते हो। तो कई बार बोलना, रिएक्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इनकी और क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत लंबा कमेंट है। अब मेरी खुद की बहन की वजह से मेरे मायके और ससुराल में कलेश हो गया, जिसकी वजह भी मुझे ही बनाया जा रहा है। 2 महीने हो गए, मेरे पापा ने मुझे कॉल तक नहीं की, मेरा भी कोई खास मन नहीं है अपने पापा से, क्योंकि उनके लिए उनके अपने बच्चों से ज्यादा उनकी बहनें ही रही हमेशा। मेरी माँ हमेशा ही रोती रही उस घर में, कभी अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाई। अब वो मुझसे बात तो करती है फोन पर मेरे लिए एक बार भी बोल नहीं पा रही कि मेरी लड़की को बुलाए नहीं या पूछ तो लो वो ठीक भी है उस घर में या नहीं। जॉइंट फैमिली है मेरी, सबको मुझसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, और आज मुझे दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया है। मैं पागल सी हो गई हूँ सोच सोच के कि मैंने दोनों फैमिली में इतना क्यों किया, क्यों इतना प्यार किया। आज मैं रोती पर किसी को दिखता नहीं, ये कितना टूट रही है अंदर से। बहन को मेरे घर में ही शादी करनी है, मेरी फैमिली इसलिए राजी नहीं कि फाइनेंशियली वीक है ये लोग बहुत, ऑलरेडी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ। तो यही है कि अब दूसरी बेटी नहीं करेंगे। मेरी शादी के बाद पता चला कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। कुल मिला के आपकी बहन का मुझे लग रहा है कि वो चल रहा होगा कि मेरे को आपके देवर वेवर से मतलब उसको शादी करनी होगी, और इस वजह से दोनों जगह आप बुरी बन गई। अब मैं आपको बताऊं, ये एक झटका है आपकी लाइफ में, बवंडर सा मचा हुआ है, सब जगह हलचल मची हुई है, आप टिकी रहो। टूट गई हो, आपको ये पता लग गया, ऐसे दुख का ना सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपको लोगों के असली चेहरे नजर आते हैं कि जब आप ऐसी कंडीशन में आई तो एक्चुअली आपकी मदद के लिए कोई था या नहीं, और था तो कौन था। ठीक है, और अगर कोई भी नहीं था, अगर मैं अपनी बात बताऊं, अगर उस टाइम पे आपका हाथ खींचने वाला कोई भी नहीं था, तो आपको एक अलग मजबूती आती है जब आप इस भंवर से निकल के बाहर आएंगी, आएंगी तो है ना। एक बार आप पूरी डूब जाएंगी, डिप्रेशन में जाएंगी, परेशान होंगी, आपको लगेगा जीवन ही बेकार है। वहां तक जाके जब आप वापस आ जाएंगी, है ना, यहाँ चैनल सुनती रहना, वापस तो आ जाओगे तुम, मैं बता रही हूँ। जब वापस आओगी ना तो इतनी स्ट्रांग बन के आओगी, और हमेशा एक बात आपको याद रहेगी उसके बाद कि भैया जो भी परेशानी हो मुझे सुलझानी अकेले कोई पड़ेगी।
हाँ हाँ करने वाले, साथ खड़े होने वाले देखने के हैं। असल दिक्कत मेरी मुझे ही खत्म करनी पड़ेगी, फिर आपको आगे जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी। ना आप अपनी परेशानियों के लिए किसी की तरफ मुंह देखोगे, और ना ही आप किसी से इतना ज्यादा इमोशनली अटैच होगे कि वो आपको इस तरीके से तोड़ पाए। नेक्स्ट, हाय दी, मेरे दो बेटे हैं, एक 7th में एक 9th में। दोनों वैसे अच्छे हैं, घर के सारे काम में हेल्प भी करते हैं, जिद भी नहीं करते, पर आपस में बहुत बहस करते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। प्लीज उनकी स्टडी का रूटीन बता दीजिए। मॉर्निंग में 7 to 2 PM स्कूल है उनका, गली में खेलने भेजूं, क्या करूं प्लीज बताएं। आपने पिछली बार रिप्लाई किया था, बट आपने 5th का बच्चा बोला था, मैंने 7th और 9th बोला था। थैंक यू दी। अच्छा, 7th और 9th में है आपके बच्चे, उन्हें खेलने भेजूं। देखो 9th वाले का कोर्स बढ़ गया होगा अब, उसके अगर स्कूल और कोचिंग के बाद, ट्यूशन के बाद टाइम बचता है तो उसे भेजो। 7th वाले को तो नियम से आप 1 घंटा आराम से भेज सकती हो। अब मुझे याद आया कि 5th वाला हिसाब है, तो 5th में भी जो आपका टाइम है 7 to 2, आने के बाद फिर वही है कि अगर 1 घंटा खाने के बाद भी 1 घंटा रेस्ट भी कर लिया, अगेन बचेंगे वो 3.5 घंटे ही। तो अपने बच्चों का देखो कि 3.5 घंटे में देखो 7th की पढ़ाई तो आराम से हो जाएगी। 9th वाले का ये देखो ट्यूशन वगैरह पढ़ता होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ भी, उसका कोर्स हो जाता है तो वो जाए, नहीं होता तो वो नहीं जाएगा। तो उसके लिए चॉइस करनी पड़ेगी आपको, खेलने और आराम वाले घंटों के बीच में। नेक्स्ट, मैम अपना ख्याल रखिए, वीडियो थोड़ी लेट भी आएगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। यस, मुझे पूरा अंदाजा है, इसीलिए मैं रुक जाती हूँ। नेक्स्ट, दी लव यू सो मच, आपने मेरी लाइफ बना दी है, आप नहीं जानती, आपकी वजह से मेरे बच्चों को 5 साल बाद मिली हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। मैंने आपको क्वेश्चन नहीं किया था, पर मैं आपकी वीडियो रोज देखती हूँ। हर बार आपका यही समझाना कि पीहर हमारा घर नहीं है, ससुराल ही हमारा है। बार बार ये सुनने के बाद मैं समझ गई। मैं 5 साल से पीहर में रहती थी, हस्बैंड कहते थे मैं लेने नहीं आऊंगा, और मेरी जिद थी कि वो लेने आएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे निकाला था और बच्चे भी मुझसे छीन लिए, अकेली घर के बाहर निकाल दिया। फिर मैंने कोर्ट में केस भी किया, कोर्ट के चक्कर खाकर थक गई हूँ थी, और आपकी वीडियो सुनकर सामने से मैं ससुराल चली गई। अब लाइफ को जी रही हूँ, वरना पीहर में तो दिन सिर्फ काट रही थी। थैंक यू दी, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आप और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहो और आप बहुत तरक्की करो। थैंक यू। और मैं भी यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि अब आप वापस आई हैं तो आपकी गृहस्थी बहुत अच्छी चले और आप सुखमय जीवन व्यतीत करें। नेक्स्ट, हेलो दीदी नमस्ते, मेरी सास ससुर की हमसे थोड़ी अनबन हो गई, जिसके चलते वो देवर के साथ है। वैसे मेरे हस्बैंड ने भी सब कुछ किया है, अपनी बहन की शादी, अपनी शादी, भाइयों की शादी वगैरह सब कुछ। पहले हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन देवर की शादी के बाद से ही अलग हो गए सब। देवरानी वैसे मेरे से बोल जाती है, लेकिन खुद से कभी कॉल या मैसेज नहीं करती, जब भी करती हूँ मैं ही करती हूँ। अब देवरानी प्रेग्नेंट है, मुझे नहीं बताया कुछ, सास ससुर ने मिसअंडरस्टैंडिंग कर रखी है हमारे सबके बीच। क्या दीदी मुझे देवरानी से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछना चाहिए या नहीं? मेरी भी दो बेटियां हैं, हम एक ही घर में रहते हैं, बस फ्लोर अलग है, ना वो लोग आते हैं ना मैं जाती हूँ। बस एक बार गई थी जब देवरानी की तबीयत खराब हुई थी प्रेगनेंसी की वजह से ही, लेकिन तब भी मुझसे झूठ बोला कि पेट में दर्द है, बस दवाई लाई हूँ। दीदी मैं रखना चाहती हूँ उन लोगों से, लेकिन शायद वो नहीं चाहते। मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता है कि वो लोग मेरे से बात नहीं करते, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, भगवान तो देख रहा है सब। हस्बैंड भी कुछ नहीं कहते, मैं जो मर्जी वो करूँ। मैं इन सब से बाहर कैसे निकलूं या मुझे क्या करना चाहिए? दीदी प्लीज रिप्लाई। देखो, जब सामने के सामने हमें ये समझ में आ रहा है कि अगला हमसे ना तो बातें शेयर करना चाह रहा है, ना ढंग से रिश्ता रखना चाह रहा है, तो आपका मन है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि एक तरफ से बात नहीं चलती। आप वहां से ध्यान हटा लो और दूसरी जगह लगा लो। नेक्स्ट, थैंक यू आ रहे हैं। उसके बाद राधे राधे दी, आपकी वीडियो देखकर बहुत समझदार हो गई हूँ, अब लोगों को पहचान रही हूँ, दिल से थैंक यू सो मच, मुझे खुशी हुई आपकी तरक्की सुन के। नेक्स्ट, हेलो मैम, हम घर से दूर बच्चों के स्कूल के पास रेंट पर रह रहे हैं, घर में बहुत प्रॉब्लम थी, मेरी छोटी बेटी जो 7th में है वह घर जाने की जिद करती है, मैं उसे कैसे समझाऊं? बच्चों के स्कूल के पास रह रहे हो, अब उसे यही समझाओ कि बेटा हम आपके स्कूल की वजह से रह रहे हैं, लेकिन वैसे देखो स्कूल ना अपने घर के हिसाब से चुनना चाहिए, स्कूल के हिसाब से घर नहीं चुनना चाहिए। अब बच्चा आप
आए उसके पढ़ाई के लिए सब कुछ, अब बच्चा ही डिस्टर्ब है, उसका मन ही नहीं लग रहा, तो फिर फायदा क्या हुआ। अब उसे यही समझा दो कि भाई ये साल तो काट नहीं है, ये वो आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट, हाँ जी दी, आपने सही बोला कि FIL MIL के साथ मेरे अभी कोई मजा आता है, आ रहा है। आपने बोला था बोलो जेल जाना पड़ा, तो उन्हें पहले भी बोला है कई बार मैंने, इवन जब बोलती हूँ। आपके बड़े भाई हैं, वो कुछ नहीं बोलते ज्यादा ना उनकी कंप्लेंट कोई, आप छोटे हो क्यों लगे रहते हो, कोई फर्क नहीं, बोलते हैं। महाभारत में अर्जुन को भगवान ने बोला था कि सामने आगे कोई भी हो, आपने हक के लिए लड़ो। बस ये बोल कर बात खत्म कर देते हैं। आपकी वो ये बात समझ है कि उन्हें मजा आ रहा है, कोई फर्क नहीं, समझ नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैं अपनी मेंटल पीस के लिए क्या करूं। यूट्रस रिमूव होने के कारण गुस्सा बहुत जल्दी और बेवजह आता है, तो डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। डॉक्टर से कंसर्न किया तो उन्होंने भी यही बोला, यूट्रस रिमूव करने के कारण ऐसा होना नॉर्मल है, समझ नहीं आ रहा। देखो अगर फिजिकल रीजन है उसकी वजह से गुस्सा ज्यादा आ रहा है, यू कैन ट्राई मेडिटेशन। और दूसरा जो पिछली बार एक वो आया ना रिप्लाई कि ये परेशानी है, घर का कलेश है, सब कुछ है और मुझे करनी है अभी पढ़ाई, तो मैं इसको रात को 1 घंटा सोने से पहले जरूर सोचूंगी। अभी मैं ये काम कर लेती हूँ। मुझे वो बहुत ही बढ़िया लगा, इसीलिए मैंने उसी चीज को टाइटल में भी डाला। बहुत ही बढ़िया लगा, और आप ध्यान से सोच के देखो ना, तो ये चीज हर जगह एप्लीकेबल है। अब आपका गुस्सा है जो भी आपके हस्बैंड का, आपको जब भी अपने हस्बैंड पर गुस्सा है, आप यहाँ भी वो चीज अप्लाई कर सकती हो कि ठीक है मुझे इन पर गुस्सा आ रहा है, सोने से 1 घंटा पहले सोचूंगी कि अब इनका क्या करना है। अभी ऐसे रहती हूँ, कुछ है ही नहीं दिक्कत मुझे, मैं सही हूँ। मतलब आप एज्यूम कर लो कि अगर आपके हस्बैंड बिल्कुल आपके हिसाब से होते तो आप क्या कर रही होती, आप कैसे सो रही होती, आप कैसे एंजॉय कर रही होती। और पूरा दिन वैसे रहो ये सोच के कि मैं रात को सोचूंगी इनका क्या करना है। ये काम करेगी चीज, आप करके देखना। नेक्स्ट, दी शायद थोड़ा अजीब लगे पर सिर्फ आपसे ही पूछ सकती हूँ, टीनेज बेटियों को बिकनी हेयर रिमूवल के बारे में बताना चाहिए क्या? यदि हाँ तो किस एज में, या शादी होने पर? आजकल माहौल भी खराब है। शादी होने पर नहीं भैया, सिंपल सी बात है, हेयर रिमूवल की जरूरत कब पड़ेगी? जब हेयर आने शुरू हो जाएंगे। तो जब भी हेयर ग्रोथ शुरू हो जाए आपको तभी बताना होगा। इट्स नॉट अबाउट शादी, इट्स अबाउट हाइजीन। तो जब आपकी बेटी का लगे कि हो गई है, ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, अंडर आर्म्स वगैरह से पता चल जाता है, तो फिर आप उसको बताओ कि अगर इस तरीके से है वहां पर हेयर ग्रोथ, तो आपको ऐसे उन्हें रिमूव करना है। अब हर एक की अलग अलग एज के हिसाब से होगी वो ग्रोथ। नेक्स्ट, मैम आपके वीडियोस देखकर मैंने भी कार ड्राइव करना सीख लिया, यू आर सो मोटिवेटिंग। अरे यार, मैं नहीं चला पा रही हूँ, मेरा ये सबसे क्या है ना वाइल्डेस्ट ड्रीम है कि मैं कार ड्राइव करके एंड मैं मतलब जा रही हूँ ऑफिस या जहाँ भी है, आई ड्राइविंग कार, ये वाली मतलब मेरी जबान भी हिल गई इस चीज में। ये मेरा वाइल्डेस्ट ड्रीम है, पता नहीं कब पूरा होगा, क्योंकि मेरी ड्राइविंग बहुत खराब है, जितना मुझे अब विश्वास हो गया, तो वो नहीं हिम्मत पड़ रही। अब इसमें जो है आपके लिए बहुत 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 शुभकामनाएं, भगवान करे आपकी ड्राइविंग जर्नी बहुत अच्छी रहे। नेक्स्ट, गेट वेल सून पे प्री मोनोपोज का भी थोड़ा इफेक्ट हो सकता है, हमारी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। मुझे 40 to 45 ईयर्स तक 5 साल ऐसा ही चल रहा था, मूड स्विंग, बिहेवियर चेंज, पीरियड्स इरेगुलर एटसेट्रा, इट्स अ फेज। हाँ ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, यही है शायद, लेकिन क्या करें, अब जीना तो है ही, सारे काम भी करने हैं। और जब मेरा गॉल ब्लैडर का चल रहा था ना, तो मैं यही कहती थी, उसने कहा खाने का परहेज होएगा, सब ये कहते हैं ना कि पथरी के ऑपरेशन के बाद आप ये नहीं खा पाओगे, वो नहीं खा पाओगे। मुझे ये लगता था यार मैं पहले इतना थोड़ा खाती हूँ, और उसमें भी अगर मुझे चूज करना पड़े कि ये खाना है नहीं खाना, तो और कम हो जाएगा, काम मेरा बढ़ना ही है, तो मैं कैसे करूंगी। इस चक्कर में वो अवॉइड करते जा रही थी सर्जरी, तो वही लगता है, लेकिन ईश्वर करेंगे इस फेज को भी पार। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी फ्रेंड की कजिन का बेटा है, वह उसे पढ़ाना चाहती है, बट अच्छे से उसके लिए ट्यूशन भी लगा है, बहुत कोशिश कर रही है, बट वह पढ़ने में बहुत वीक है, बहुत परेशान रहते हैं, क्या करें? पढ़ता तो है बट अच्छे से एग्जाम नहीं देता, अच्छे नंबर नहीं आते, लर्न करके भूल जाता है, क्या करें? पढ़ने में तेज हो जाए, 5th या 6th क्लास में है। देखो हर बच्चा एक सा नहीं होता, हर बच्चा पढ़ाई में टॉपर नहीं हो सकता, ये चीज ना बीइंग अ पेरेंट कई बार हमें एक्सेप्ट कर लेनी होती है। लेकिन हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो किसी भी चीज में अच्छा नहीं है जरूरी नहीं है ना। आप उसका प्लान भी सोचते रहो कि किस चीज में ज्यादा अच्छा है, क्या कर सकता है, पढ़ाई नॉर्मल कर ले, फिर स्ट्रेस लेने से क्या होएगा, पढ़ने लगेगा वो ज्यादा। नेक्स्ट, मैम फोल्डेबल स्टडी, ये इनका 5वां प्रश्न है।
5वां है छठा। मैम फोल्डेबल किड्स स्टडी टेबल 300 रुपए कितना असरदार होता है? कहीं ऐसा ना हो उसे लाने के बाद वो यूज ना हो, साइड में रखा रहे, प्लीज बताइए। देखो ये डिपेंड करता है यूज करने वाले पे। चीज तो वो सही है, लेकिन अंडर 300 वाली में क्वालिटी क्या मिलेगी? एक तो मुझे ये लेके अनसर्टेनिटी है थोड़ी। 300 से ऊपर 400 तक में जो आती हैं थोड़ा सा स्टेबल होती हैं, तो अच्छे से यूज होती हैं। मेरे बच्चों को तो बर्थडे में पहले पुनीत भैया ने दी थी, वो खूब पढ़े उस पे, अच्छी थी, वुडन बोर्ड नीचे मेटल के वो। और अब दूसरी भी जो है वो भी वो यूज कर लेती हैं आराम से। तो ऐसा नहीं है, और अगर ये लगे कि रखी भी है तो फिर आप उसको कहीं यूज कर लेना। तो पहले सोच लो कि जरूरत है भी असली में, तब खरीदो तो दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गए एपिसोड 229 के सारे सवालों के जवाब। और मैं बैठ गई थी जब से, मुझे लग रहा है ये वीडियो 2 घंटे की शायद हो गई है लगातार बोलते बोलते मुझे। आई होप कि आपको आंसर सेटिस्फैक्ट्री और एप्लीकेबल लगेंगे, प्रैक्टिकल लगेंगे और आपके लिए बेनिफिशियरी रहेंगे। आपकी या आपके किसी और के काम की लगे वीडियो, शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, कोई और बात हो आपको जो मुझसे करनी हो लेटेस्ट वीडियो पर। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।